हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो A/D कन्वर्टर, ठीक है, या ADC, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो A-D कन्वर्टर, ठीक है। तो इस टॉपिक की आप इनमें से कोई एक हेडिंग डाल सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग में एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका काम होता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करना। अब इसका कंसेप्ट समझने के लिए हम ब्लॉक डायग्राम का भी यूज कर सकते हैं। देखो, अगर मैं इस ब्लॉक को ये बोल रहा हूं कि ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, यानी ये क्या है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, तो इसका काम क्या होगा, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना। तो मैं आपको बताऊं कि एनालॉग सिग्नल को एक इलेक्ट्रिक वायर के साथ हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस, यानी एनालॉग सिग्नल का ट्रांसमिट करने के लिए एक वायर एनफ होती है, ठीक है। यानी सिंगल इनपुट के साथ हम एनालॉग सिग्नल को इस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के अंदर भेज सकते हैं। यानी ये इनपुट क्या होगा, एनालॉग सिग्नल को एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के अंदर भेजेगा। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब अगर मैंने इसके इनपुट पे एनालॉग सिग्नल डाला है तो इसका जो आउटपुट होगा वो डिजिटल सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, तभी तो ये बनेगा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। लेकिन डिजिटल सिग्नल की खास बात क्या होती है, देखो मैं अगर यहां समझूं, डिजिटल सिग्नल की खास बात ये होती है कि उसकी दो ही स्टेट पॉसिबल है, 0 या 1, ठीक है। 0 या 1 को हम सिंगल बिट कहते हैं, यानी 1 बिट कहते हैं, 1 बिट। क्लियर हो गई बात। और डिजिटल सिग्नल कहने का मतलब क्या है कि एक बिट तो एक टाइम पे ट्रांसफर हमें नहीं करनी है, समझ गए। देखो, डिजिटल सिग्नल की खास बात क्या होती है, जब भी हम डिजिटल सिग्नल की बात करते हैं तो हमें नंबर ऑफ बिट की बात करनी होती है, नंबर ऑफ बिट्स की बात करनी होती है, या हमें किसकी बात करनी होती है, नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट्स की बात करनी होती है, बाइनरी डिजिट्स की बात करनी होती है। क्योंकि सिंपल सी बात है, मैं आपको बताऊं कि होता क्या है कि जब हम कोई डेटा बनाते हैं तो डेटा 0 1 0 1 0 1 के कॉम्बिनेशन में होता है। यानी जब डेटा हम कभी एक डिजिटल डिवाइस से दूसरी डिजिटल डिवाइस में ट्रांसफर करते हैं तो ये सारी बिट एक साथ मूव होनी चाहिए, एक साथ मूव होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात। ये मेरा क्या है, डिजिटल डेटा है, डिजिटल सिग्नल है, या आप इसे और करके डिजिटल डाटा भी कह सकते हो, डिजिटल, इसे आप क्या कह सकते हो, डिजिटल डाटा बोल सकते हो। अब मैंने बोला जो डिजिटल सिग्नल होता है या डिजिटल डाटा होता है वो नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट्स होती है। क्यों नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट्स होती है, कि इन्हें एक एक करके ट्रांसफर नहीं करना होता, इन्हें एक साथ ट्रांसफर करना होता है। यानी एक साथ ट्रांसफर करने के लिए आप एक वायर का यूज नहीं कर सकते, यानी एक सिंगल वायर, एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक वायर की हेल्प से इन सारी बिट को एक साथ नहीं मूव करा सकते, है ना। अगर मूव कराओगे तो पहले 0 जाएगा, फिर उसके बाद सबसे पहले 0 जाएगा, फिर 1 जाएगा, फिर 0 जाएगा, फिर 1 जाएगा, फिर 0 जाएगा, फिर 1 जाएगा, तो ये एक साथ ट्रांसफर कहां होगा। यानी सिंगल वायर के थ्रू हम डिजिटल सिग्नल का ट्रांसमिशन नहीं कर सकते, बस इतना कंसेप्ट समझाना था। यानी सिंगल इलेक्ट्रॉनिक वायर के थ्रू हम डिजिटल सिग्नल का जब ट्रांसमिशन ही नहीं कर सकते, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन नहीं भेज सकते, तो इसका मतलब ये जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से जब हम डिजिटल सिग्नल प्रोड्यूस करेंगे तो उसके लिए एक सिंगल वायर नहीं होना चाहिए, उसके लिए नंबर ऑफ वायर होने चाहिए, नंबर ऑफ वायर्स होने चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ वायर्स होने चाहिए। एक वायर एक बिट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यानी इसका ये फॉर एग्जांपल B1 बिट प्रोड्यूस करता है, ये B2 बिट प्रोड्यूस करता है, ये B3 बिट प्रोड्यूस करता है, ये B4 बिट प्रोड्यूस करता है, और ये Bn बिट प्रोड्यूस करता है। तो सिंपल सी बात है, एक सिंगल वायर के थ्रू अगर हम ट्रांसमिशन करेंगे डिजिटल सिग्नल का या डिजिटल डाटा का, तो डिजिटल डाटा मैंने कहा बिट के कॉम्बिनेशन होते हैं, तो बिट
का कॉम्बिनेशन एक सिंगल वायर के थ्रू अगर भेजोगे तो पहले तो किसी एक को भेजना पड़ेगा ना, तो पहले 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर इसका मतलब हम वो काम कर ही नहीं पा रहे हैं जो डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए हमें करना था। तो डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए हमें ये सारी जो 6 बिट हैं 1 2 3 4 5 6 जो ये 6 बिट हैं इनको मुझे एक साथ ट्रांसफर करना होता है। तो एक साथ ट्रांसफर करने के लिए इन्हें अलग अलग वायर से कनेक्ट करना पड़ेगा, और जैसे हम ट्रांसफर करेंगे तो ये सारी बिट एक साथ मूव करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक के बाद एक, पहले ये मूव कर गई फिर ये मूव, नहीं, एक साथ मूव होनी चाहिए, तब जाके डिजिटल सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है। तो सिंपल सी बात है, जब डिजिटल सिग्नल का ट्रांसमिशन ही नंबर ऑफ वायर के थ्रू होता है तो इसका मतलब अगर मैं एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा हूं तो कन्वर्ट करने के बाद जो डिजिटल सिग्नल प्रोड्यूस होगा उसके लिए मुझे नंबर ऑफ वायर्स चाहिए, यानी नंबर ऑफ आउटपुट चाहिए। ये हो गया क्या, आउटपुट। एक आउटपुट एक बिट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हो गई बात? तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें कितने हैं, n आउटपुट है, यानी ये n बिट डिजिटल डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये n बिट डिजिटल सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि एक वायर से डिजिटल सिग्नल को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसका एक सिंगल इनपुट होता है और नंबर ऑफ आउटपुट होता है। डिपेंड करता है कि हमारा डिजिटल सिग्नल कितने बिट का है। ठीक है, तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में आप नोट्स में स्टार्टिंग में क्या लिखोगे वो देख लेते हैं। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की स्टार्टिंग में आप नोट्स में ये लाइनें लिख सकते हो, एन इलेक्ट्रॉनिक device which convert analog signal into digital signal is known as analog to digital converter या AD converter भी बोल सकते हो, full stop. If we want to convert analog signal into n bit digital signal यानी digital data, then we require an AD converter which has n outputs for n bit digital data with one input for analog signal. ठीक है, फुल स्टॉप। द सर्किट सिंबल ऑफ दिस काइंड ऑफ एडी कन्वर्टर इज गिवन बिलो। इन लाइनों में मैंने यही बताया है कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या होता है। एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसका काम होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना। ठीक है, और हम बात करेंगे इन नोट्स में कि हम अगर ये चाहते हैं कि जो हमारा इनपुट एनालॉग सिग्नल है वो n बिट डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाए, तो इसके लिए उस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में n आउटपुट्स होने चाहिए एक सिंगल इनपुट के साथ। ठीक है, इसका सर्किट सिंबल क्या होता है मैं बता दूं, इस तरह से इसका सर्किट सिंबल होता है। ठीक, इसको सिमेट्रिकल बनाना। ठीक है, मैं तो टेढ़ा मेढ़ा बना दूंगा इस तरह से। ठीक है, इनपुट यहां पे अप्लाई होता है, यानी ये क्या है, इनपुट है, सिंगल इनपुट, और इसके नंबर ऑफ आउटपुट हो जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए इसे B1 B2 B3 B4 अप टू Bn नाम दे देते हैं। ठीक है, यानी ये इनपुट हो गए और ये आउटपुट्स हो गए। ठीक है, अच्छा मैं आपको बता दूं यहीं पे, ये तो इसका सर्किट सिंबल हो गया, यानी ये सर्किट सिंबल हो गया एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का। ठीक है, इसको रन कराने के लिए हमें दो और पिन चाहिए होती है। एक होती है रेफरेंस वोल्टेज की पिन और एक होती है ग्राउंड वोल्टेज की पिन, उसे GND से रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में इनपुट की पिन इस तरह से दिखा देना कि ये अंदर को सिग्नल को डाल रही है, ये दोनों पिन भी अंदर को दिखा देना, और ये दोनों पिन की डायरेक्शन, ये सारी पिन की डायरेक्शन बाहर को दिखा देना। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का जो सर्किट सिंबल है वो ये होगा, कब, जब हम एनालॉग सिग्नल को n बिट डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये फिगर बना पहुंच करके, तो सर्किट सिंबल बनाने के बाद आगे आप नोट्स में लिखोगे, इन दिस फिगर Vn इज द एनालॉग वोल्टेज सिग्नल अप्लाइड टू सिंगल इनपुट ऑफ AD कन्वर्टर। यानी यहाँ पे V इन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनपुट एनालॉग वोल्टेज सिग्नल, जो कि सिंगल इनपुट पे ही अप्लाई कर सकते हैं हम इस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में। ठीक है,
फुल स्टॉप, वेयर एज B1, B2, B3 up to Bn are the n outputs corresponding to n bit digital signal, और जितने नंबर ऑफ आउटपुट होंगे उतने बिट का हम डिजिटल सिग्नल बना रहे हैं, ठीक है, इस एनालॉग सिग्नल की हेल्प से। फुल स्टॉप, ईच आउटपुट पिन प्रोड्यूस वोल्टेज सिग्नल विच रिप्रेजेंट आइदर लॉजिक 0 और लॉजिक 1। कहने का मतलब मैंने बताया था कि हर एक आउटपुट पे हमें ऐसा वोल्टेज सिग्नल देखने के लिए मिलेगा जो या तो 0 रिप्रेजेंट कर रहा हो या तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा हो। क्लियर होगी बात। वेयर B1 इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जिसे MSB भी बोलते हैं, एंड Bn इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जिसे LSB बोलते हैं। ये क्या होती है उसको अभी समझाता हूं। देखो, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का कंसेप्ट आया बिट की वैल्यू से। जैसे मैंने एक नंबर लिखा है 2, 3, 4, तो 2, 3, 4 को जब इनका यूज करके जब मैं कोई नंबर बनाता हूं, फॉर एग्जांपल 2, 3, 4, या ऐसे बना दू 3, 4, 2, या ऐसे बना दू 4, 3, 2, तो इनका सीरियल हमें बताता है कि किस डिजिट की वैल्यू या किस नंबर की वैल्यू सबसे ज्यादा है और किस नंबर की वैल्यू सबसे कम है। जैसे अभी अगर मैंने 2 को पहले लिखा है तो इसका मतलब 2 की वैल्यू जो है वो 100 के करस्पॉन्डिंग है, 3 की वैल्यू जो है वो 10 के करस्पॉन्डिंग है, और 4 की वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग है। क्यों? क्योंकि इस नंबर को यानी 234 को लिखने का तरीका क्या है, 2 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1, तब जाके हमें मिलेगा 234। यानी सिंपल सी बात है, डिजिट किस पोजीशन पे है इसका पता होना चाहिए। अगर मुझे उस कॉम्बिनेशन की वैल्यू चाहिए, उस कॉम्बिनेशन की एक डेसिमल वैल्यू चाहिए या रियल वैल्यू चाहिए, यानी इन डिजिट की रियल वैल्यू कब पता चलती है, जब हम उन डिजिट का सीरियल नंबर डिसाइड करते हैं। जैसे अगर मैंने 3 को पहले लिख दिया है और 4 को बाद में, उसके बाद 2 सबसे लास्ट में, तो इसका मतलब 3 100 के करस्पॉन्डिंग है, यानी 3 की जो वैल्यू है वो 100 के करस्पॉन्डिंग है, 4 की वैल्यू 10 के करस्पॉन्डिंग है, एंड 2 की वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग है। तब जाके हम इस नंबर को यानी 342 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 और प्लस 2 इंटू 1, तब जाके इनको ऐड करने पे हमें मिलेगा 342। यानी डिजिट को हम किस पोजीशन पे प्लेस कर रहे हैं इसका भी पता होना चाहिए रियल वर्ल्ड में जब हम उसका यूज करेंगे। तो यानी जब भी मैं इन डिजिट का यूज करूंगा, यानी इन डिजिट के कॉम्बिनेशन का जब भी यूज करूंगा, तो वो कॉम्बिनेशन में कौन सी डिजिट पहले आ रही है, कौन सी डिजिट बाद में आ रही है, इससे उस नंबर की वैल्यू डिसाइड हो रही है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, 2 को पहले ले लिया तो वैल्यू कम, और 2 को लास्ट में ले लिया तो मतलब 3 को पहले ले लिया तो वैल्यू ज्यादा, 4 को उससे पहले ले लेंगे तो वैल्यू और ज्यादा। यानी रियल वर्ल्ड में किसी डेटा की वैल्यू डिपेंड करती है उसमें जो डिजिट है वो पहले कब आ रहा है और बाद में कब आ रहा है, कौन सा डिजिट पहले आ रहा है, कौन सा डिजिट बाद में आ रहा है। तो यहीं से कंसेप्ट आया लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट का और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का। यानी जिस बिट की वैल्यू, यानी जिस डिजिट की वैल्यू सबसे कम होती है उसे हम बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, सिग्निफिकेंट बिट, और जिस डिजिट की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है उसे कहते हैं हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, शॉर्टकट में इसे MSB लिखते हैं, यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को MSB बोलते हैं और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को LSB बोलते हैं। अब ये तो मैंने डेसिमल में बता दिया जिन नंबरों का यूज हम रियल लाइफ में करते हैं, बट जो डिजिटल डिवाइसेज होती हैं वो जिन नंबरों का यूज करती है वो या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो जब भी मैं बाइनरी में कोई नंबर लिखता हूं, फॉर एग्जांपल 4 बिट का कोई नंबर लिख दूं 1010, 4 बिट का एक मेरे पास डिजिटल डेटा हो गया, ये डिजिटल सिग्नल हो गया ऑफ 4 बिट, ठीक है, ऑफ 4 बिट, या ऐसे लिख सकते हो 4 बिट डिजिटल सिग्नल हो गया। ये क्या हो गया, 4 बिट डिजिटल सिग्नल हो गया। तो मैं बताऊं कि इनकी वैल्यू रियल वर्ल्ड में कैसे पता करते हैं, कि जो सबसे राइट साइड वाला नंबर है उसकी वैल्यू होती है 2⁻0 के इक्वल, और जो सेकंड नंबर पे जो होता है उसकी वैल्यू होती है 2⁻1 के इक्वल करस्पॉन्डिंग, और जो थर्ड पोजीशन पे जो नंबर होता है उसकी वैल्यू
2 के करस्पॉन्डिंग होती है, और यहां पे जो लास्ट में आया है उसकी वैल्यू 2 के करस्पॉन्डिंग होती है। क्लियर हो गई बात? यानी अगर मैं इसको देखूं 1010 इस नंबर को देखूं तो इसमें इसका मतलब 1 की वैल्यू 8 के करस्पॉन्डिंग है, 0 की वैल्यू 2 के करस्पॉन्डिंग है, और 1 की वैल्यू सॉरी ये 4 के करस्पॉन्डिंग है, 2 यानी 4, फिर ये 2, फिर 1। इस तरह से इसकी रियल वर्ल्ड में वैल्यू क्या होगी वो कैसे पता करेंगे? 8 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, ठीक है, प्लस 0 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे। नहीं समझ में आ रहा? इधर वाली चीजें मिटा देता हूं, ठीक है, दोबारा समझते हैं। समझो, डिजिटल सिग्नल क्या है? 1010, ठीक है। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि जो इनकी पोजीशन है उनकी वैल्यू कैसे पता कर रहे हैं? 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2 यानी 2⁻3, इस तरह से, और आगे नंबर बनते चले जाएंगे तो 2⁻4, 2⁻5, इस तरह से। अभी तो ये 4 बिट का डिजिटल सिग्नल है, 4 बिट डिजिटल सिग्नल है। तो इसकी रियल वर्ड में वैल्यू क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 0 1 0 1 0। तो 0 की वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग है, 1 की वैल्यू 2 के करस्पॉन्डिंग है, 2⁻2 यानी 0 की वैल्यू 4 के करस्पॉन्डिंग है, और इस लास्ट वाले 1 की वैल्यू 8 के करस्पॉन्डिंग है। तो इसकी रियल वर्ड में वैल्यू कैसे निकालोगे? 1 का 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे, एंड लास्ट वाले 1 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे। तो क्या हो जाएगा? 8 + 2 यानी ये 10। सिंपल सी बात है। अब अगेन एक और नंबर ले लेते हैं 1 0 1 1, ठीक है, या इसको ऐसे कर लेते हैं 0 1 1 0, ये नंबर ले लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, 4 बिट के लिए ये इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है? 2 के, इसकी वैल्यू 4 के करस्पॉन्डिंग है, इसकी वैल्यू 8 के करस्पॉन्डिंग है। तो यानी अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, इसकी रियल वर्ड में वैल्यू कैलकुलेट करूं तो 0 × 8 + 1 × 4 + 1 × 2 + 0 × 1, यानी क्या हो गया? 4 और 2 क्या हो जाएगा? 6। तो मेरे कहने का मीनिंग क्या है कि ऑब्वियस सी बात है, जो अभी हमने डेसिमल में समझा वो बाइनरी के लिए भी है कि बाइनरी में भी कौन सा बिट किस पोजीशन पे है उसकी वैल्यू मायने रखती है अगर रियल वर्ल्ड में उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब जिसकी वैल्यू सबसे कम है वो क्या हो गई? LSB यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो गई, और जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हो गई वो क्या हो गई? MSB हो गई यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। यानी इस नंबर के लिए लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है? 0 है, LSB है, और इसके लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है? 1 है, MSB। ठीक है, इस नंबर के लिए देखो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या हो गई? 0, और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी क्या हो गई? 0। तो मैं वही कह रहा हूं कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की बहुत जरूरत होती है अगर हमें ये पता करना है कि कौन सी बिट किस पोजीशन पे आएगी। तो अगर मुझे LSB और MSB का पता चल जाएगा तो मेरे को उन बिट का ऑर्डर भी पता चल जाएगा कि वो बिट किस ऑर्डर में प्लेस की गई है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब अगर मुझे n बिट का डिजिटल सिग्नल प्रोड्यूस करना है तो उस डिजिटल सिग्नल में मुझे पता होना चाहिए कि किस बिट की वैल्यू सबसे कम है और किस बिट की वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो मैंने अभी के लिए अज्यूम कर रखा है कि B1 की जो B1 बिट की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है, यानी उसे हम MSB बोलेंगे, और जो Bn है उसकी वैल्यू सबसे कम है, इसलिए इसे LSB बोलेंगे यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलेंगे। ठीक है, तो MSB LSB का कंसेप्ट यही था। ठीक है, अगर समझ रखा होगा तो वीडियो आप भगा के देख सकते थे। इसको पूरा मिटाने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात समझ लो कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर तब हम बना लेंगे अच्छी तरह से जब हम ऐसी कंडीशन प्रोड्यूस कर दें, ऐसी कंडीशन बना दे किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की हेल्प से कि जैसी मैं एनालॉग इनपुट वोल्टेज देता हूं एक साथ ये n की n बिट अपीयर हो जाए आउटपुट में। यानी जैसी सिग्नल देना शुरू किया n की n बिट एक साथ आउटपुट पे प्रोड्यूस हो जाए। ऐसा नहीं कि B1 पहले आ रही है, B2 बाद में आ रही है, B3 उसके बाद आ रही है, Bn सबसे लास्ट में आ रही है, नहीं।
अगर ऐसा बना रहे इसका मतलब वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर नहीं है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर वही है कि जैसे ही मैंने इनपुट पे वोल्टेज सिग्नल देना शुरू किया, एनालॉग वोल्टेज सिग्नल देना शुरू किया, आउटपुट पे एक साथ n की n बिट अपीयर हो और एक साथ वो बिट चेंज भी होती रहे। कहने का मतलब n बिट पहले कुछ और थी, फिर एक साथ चेंज हो, फिर एक साथ चेंज हो, इस तरह से n बिट का सिग्नल ट्रांसफर होगा आउटपुट पे। क्लियर हो गई बात? यानी जितनी बिट एक साथ अपीयर हो रही है वो एक साथ चेंज भी हो और फिर नेक्स्ट n बिट फिर से अपीयर हो जाए एक साथ, फिर अगली नेक्स्ट n बिट भी एक साथ अपीयर हो जाए। यानी ये जो बिट है, जो n बिट है, वो एक साथ ही अपीयर हो, ऐसा नहीं कि एक एक करके अपीयर हो ना। अगर इनपुट जैसे ही डाला है ये एक साथ n बिट अपीयर हो, उसके बाद एक साथ ये चेंज हो, फिर एक साथ नेक्स्ट n बिट आ जाए, फिर एक साथ वो n बिट चेंज हो, फिर एक साथ नेक्स्ट n बिट आ जाए। तो इस तरह से डिजिटल डेटा आउटपुट पर प्रोड्यूस होता है जब हम एनालॉग इनपुट सिग्नल देते हैं। तो इस तरह से अगर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर काम करता है तभी हम उसे बोलेंगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अदरवाइज हमने तो वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बनाया नहीं। यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की खास बात यही होनी चाहिए कि इनपुट जैसी दिया है आउटपुट एक साथ अपीयर हो, एक साथ चेंज हो। क्लियर हो गई बात? तो ये सब मैं मिटा दूं। अच्छा, इसको देखने पे एक और चीज मुझे याद आई कि ये जो VR है इसको हम रेफरेंस वोल्टेज बोलते हैं। यही लिख लो, VR क्या है? रेफरेंस वोल्टेज। और GND क्या है? ग्राउंड वोल्टेज। क्लियर हो गई बात? इन दोनों की जरूरत हमें पड़ती है इस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को रन कराने के लिए, इसलिए इन पिन को मैंने मेंशन कर दिया। लेकिन आप चाहो तो इन पिन को आप ना भी शो करो तो कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका, पर एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा। तो ये आपकी चॉइस है कि आप चाहो तो VR और GND वाले इनपुट दिखाओ और आप चाहो तो ना दिखाओ, ठीक है। लेकिन मैंने दिखा दिया क्योंकि मुझे इसकी नॉलेज थी तो इसलिए दिखा दिया। आप कहो कि आपको नॉलेज कहां से मिलेगी, तो इस वीडियो को देखते रहो तो आपको ये VR रेफरेंस वोल्टेज क्या काम करता है और GND ग्राउंड वोल्टेज क्या काम करता है इस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में के सर्किट में, ये सब जानना है। तो इस वीडियो को आगे देखते रहो, ठीक है। मैं इन सबको मिटा रहा हूं। तो अब इस वीडियो में आप हेडिंग डालोगे प्रिंसिपल ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, ठीक है। इस हेडिंग का मीनिंग क्या है वो समझ लो। देखो, हमने कह तो दिया बड़े आराम से कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका काम है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करना। बट ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसा कर कैसे पाती है, उसके पीछे ये कौन सी थ्योरी, कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करती है, उसको तो अब तक हमने समझा ही नहीं है। तो उसको समझने के लिए आप हेडिंग डालोगे प्रिंसिपल ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। क्लियर हो गई बात? तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का जो प्रिंसिपल है उसको समझने के लिए अगेन पहले हम सर्किट सिंबल का यूज करेंगे कि अगर मेरे पास एक ऐसा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है जिसका एक इनपुट है और n आउटपुट है, B1, B2, B3 अप टू Bn, यानी वो एनालॉग सिग्नल को n बिट डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ADC, ठीक है। दिखाई दे रहा है? क्लियर हो गया? अच्छा, प्रिंसिपल क्या है कि कैसे हम एनालॉग सिग्नल को n बिट डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर पाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि जो हमारा डिजिटल सिग्नल है वो कितनी बिट का है। अगर फॉर एग्जांपल जो डिजिटल सिग्नल है हमारा 2 बिट का है, अगर 2 बिट का है तो इसका मतलब 2⁻² यानी 4 लेवल्स में इनपुट वोल्टेज सिग्नल को मुझे डिवाइड करना है, यानी 4 लेवल्स में, 4 लेवल या 4 सेक्शन में। सबसे अच्छा वर्ड है 4 सेक्शन। यानी अगर मैं ये कह रहा हूं इफ वी गेट 2 बिट डिजिटल सिग्नल एट आउटपुट, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे क्या करना होगा? 2⁻² यानी कितना होता है? 4 सेक्शन में एनालॉग सिग्नल को ब्रेक करना है।
बाद में बात करूंगा कैसे ब्रेक करना है। पहले समझ लो कि एनालॉग सिग्नल को हमें सेक्शन में ब्रेक करना है, ठीक है। अगर मैं ये कहूं इफ वी गेट 3-bit डिजिटल सिग्नल एट आउटपुट, तो इसका मतलब क्या है 2⁻, अब सीधी सीधी बात है 2⁻3, यानी 8 सेक्शंस में मुझे इनपुट वोल्टेज सिग्नल को यानी एनालॉग सिग्नल को ब्रेक करना है, ठीक है। अभी समझेंगे, पहले ये समझ लो कि एनालॉग सिग्नल को हमें छोटे छोटे सेक्शन में ब्रेक करना है, ठीक है। अब अगर मैंने n बिट बोला है, ठीक है, अब लास्ट में ये तो दो बातें हो गई। इफ वी गेट n बिट डिजिटल सिग्नल एट आउटपुट, तो इसका मतलब 2⁻n सेक्शंस में मुझे इनपुट वोल्टेज सिग्नल को ब्रेक करना है। सेक्शंस में ब्रेक करने कहने का मतलब ये है, देखो इनपुट सिग्नल एक्चुअली एनालॉग होगा, एनालॉग नेचर कहने का मतलब कंटिन्यूअस सिग्नल होगा, तो वो कंटिन्यूअस सिग्नल की अपनी एक वोल्टेज रेंज होगी। कहने का मतलब लेट अस सपोज वो 0 वोल्ट से लेके एक मैक्सिमम वोल्टेज Vm तक जाता है, यानी वो 0 वोल्ट से Vm वोल्ट तक ही पूरा का पूरा सिग्नल कंटिन्यूअसली वेरी करता है टाइम के साथ साथ। ये क्या है, इनपुट वोल्टेज। तो हमें क्या करना है, इस जो वोल्टेज रेंज है, जो ये पूरी वोल्टेज रेंज है, अगर मैं बोल रहा हूं इसे 4 सेक्शन में ब्रेक करना है, यानी इसके 4 इक्वल पार्ट बनाने हैं, 1 2 3 4। क्लियर हो गई बात। अगर मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, ये इसका फिगर हो गया। अगर मैं कह रहा हूं जो आउटपुट सिग्नल है वो 3 बिट का है, तो इसका मतलब इस वोल्टेज रेंज को मुझे 8 सेक्शन में डिवाइड करना है, यानी ये वोल्टेज का वेरिएशन हो गया और ये मैक्सिमम वोल्टेज हो गया, ये 0 वोल्ट हो गया, तो इसे 8 पार्ट यानी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है, 8 पार्ट में डिवाइड करना है। और ये जो सेक्शंस होंगे ये इक्वल होने चाहिए, इनका जो वोल्टेज डिफरेंस हो यानी दो वोल्टेज लेवल के बीच में, यानी कहने का मतलब है जो ये हमने सेक्शन बनाए हैं उन सेक्शन में जो लोएस्ट वोल्टेज जो हाईएस्ट वोल्टेज का जो वोल्टेज डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड हो वो इक्वल हो। समझ में आ रही है बात। यानी एक सेक्शन के अंदर जो लो वोल्टेज है और जो हाई वोल्टेज है उनके बीच का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड हो वो कांस्टेंट हो, इक्वल हो, कहने का मतलब। अब सिंपल सी बात है, अगर 3 बिट होंगे, अगर मैं कह रहा हूं कि अगर आउटपुट पे हमें 2 बिट का डिजिटल सिग्नल प्रोड्यूस करना है, यानी वोल्टेज रेंज को मुझे 4 इक्वल पार्ट में या 4 सेक्शन में डिवाइड करना होगा। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मुझे 3 बिट का डिजिटल सिग्नल आउटपुट पे चाहिए, तो इसका मतलब जो वोल्टेज रेंज है इनपुट वोल्टेज सिग्नल की, जो एनालॉग सिग्नल जो है इनपुट पे, उसकी जो वोल्टेज रेंज है उसे फिर मुझे 2⁻3 यानी 8 इक्वल सेक्शन में डिवाइड करना है। क्लियर हो गई बात। अब करोगे कैसे वो समझ लो। यानी अगर मैं अगेन बोलूं, फिर से समझो, अगर मैं ये कह रहा हूं इफ वी गेट 2 बिट डिजिटल सिग्नल एट द आउटपुट ऑफ द ADC, then we have to divide voltage range of analog signal into 4 equal sections। क्लियर हो गई बात। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मुझे आउटपुट पे 2 बिट का डिजिटल सिग्नल प्रोड्यूस करना है, इसका मतलब जो इनपुट वोल्टेज सिग्नल है उसकी पूरी रेंज को मुझे 4 इक्वल सेक्शन में डिवाइड करना होगा। वो कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, 0 to Vm/4, ये एक सेक्शन हो गया, ये फर्स्ट सेक्शन हो गया, ठीक है। ऐसी Vm/4 to Vm/4 ये सेकंड सेक्शन हो गया,
ठीक है, ये फर्स्ट सेक्शन हो गया और ये सेकंड सेक्शन हो गया। ऐसी 2Vm/4 टू 3Vm/4, ये क्या हो गया, थर्ड सेक्शन हो गया। ऐसी 3Vm/4 टू 4Vm/4, ये फोर्थ सेक्शन हो गया। क्लियर हो गई बात। सेक्शन में डिवाइड करने का मैंने बताया था कि रूल ये होना चाहिए कि जो लो वोल्टेज है और जो हाई वोल्टेज का जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे डेल्टा V यानी वोल्टेज डिफरेंस कैलकुलेट करोगे, उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे, तो इसके लिए भी Vm/4 आएगा। इस रेंज के लिए भी वोल्टेज डिफरेंस डेल्टा Vm का जो डेल्टा V का मॉड होगा वो Vm/4 आएगा। इस वोल्टेज रेंज के लिए भी जो वोल्टेज डिफरेंस है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो Vm/4 आएगा। और जो ये वोल्टेज रेंज है इसके लिए भी जो वोल्टेज डिफरेंस होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो Vm/4 आएगा। तो मतलब इसका जो प्रिंसिपल है वो यही है कि अगर मुझे आउटपुट पे 2 बिट का डिजिटल सिग्नल चाहिए तो यानी 2⁻² यानी 4 सेक्शन में मुझे इनपुट वोल्टेज सिग्नल को डिवाइड करना है। इस तरह से 4 सेक्शन में डिवाइड करना है, यानी मैक्सिमम वोल्टेज का अपॉन 4 कर दो और फिर इस तरह से Vm/4 को बार बार ऐड करते चले जाओ। तो Vm/4 में Vm/4 ऐड करोगे तो 2Vm/4 हो जाएगा। 2Vm/4 में अगेन Vm/4 ऐड करोगे 3Vm/4 हो जाएगा और 3Vm/4 में अगेन Vm/4 ऐड करोगे तो 4Vm/4 यानी Vm हो जाएगा। यानी ये क्या है, एक्चुअली Vm है। तो यानी 0 वोल्ट से मैक्सिमम वोल्टेज तक की रेंज को हमने 4 इक्वल सेक्शन में डिवाइड कर दिया। अब होता क्या है कि जब भी इनपुट वोल्टेज यानी जिस टाइम तक, देखो इस टाइम तक, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, इस टाइम तक यानी t1 टाइम तक हम देख रहे हैं कि जो वोल्टेज है वो फर्स्ट सेक्शन में आ रहा है। ये पहला सेक्शन, ये दूसरा सेक्शन, ये तीसरा, ये चौथा। तो इसका मतलब है जब तक टाइम t1 रहता है आउटपुट की जो पिन है उनपे सिग्नल क्या जाएगा, 0 0 जाएगा। 2 बिट का डिजिटल सिग्नल प्रोड्यूस करना है तो 2 बिट क्या होंगे, 0 0। यानी इसके लिए जो सर्किट सिंबल होगा वो कुछ इस तरह का होगा। इसके 2 आउटपुट होंगे और 1 इनपुट होगा। ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो इसका मतलब दोनों पिन पे जब तक टाइम t1 रहेगा यानी 0 से लेकर टाइम जब तक t1 रहेगा आउटपुट 0 0 ही रहेगा। अब समझो दूसरा सेक्शन कहां तक लाई कर रहा है, दूसरा सेक्शन लाई कर रहा है टाइम t2 तक। ठीक है, यानी ये 0 वोल्ट कब तक होगा, जब t की वैल्यू t1 तक रहे। ठीक है, समझो, यानी जो टाइम है वो 0 से t1 तक जब तक रहेगा तब तक आउटपुट पिन पे 0 0 एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब दूसरे सेक्शन में देखते हैं। अब देखो दूसरे में क्या हो रहा है कि t1 से t2 तक के टाइम ड्यूरेशन में वो दूसरे सेक्शन में वोल्टेज सिग्नल लाई कर रहा है। यानी इस दूसरे सेक्शन में वोल्टेज सिग्नल लाई कर रहा है तो आउटपुट रहेगा 0 1। 2 बिट का डिजिटल सिग्नल प्रोड्यूस करना है यानी 0 1। 0 1 कब तक रहेगा, जब तक टाइम t1 और t2 के बीच में लाई करेगा। इस तरह से यही प्रिंसिपल है। ठीक है, अब इसी तरह से जब तक सिग्नल, अब ऑब्वियस सी बात है सिग्नल लगातार इंक्रीज हो जा रहा है, मैंने ऐसे ही बनाया है। तो जब तक वो इंक्रीज हो रहा है यानी टाइम t3 तक, यानी t2 से t3 तक वो थर्ड सेक्शन में लाई कर रहा है, यानी इस रेंज में लाई कर रहा है। तो इस रेंज में लाई कर रहा है, इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, आउटपुट सिग्नल क्या हो जाएंगे, 1 0 हो जाएगा। कब तक रहेगा, जब तक टाइम t2 से t3 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, और जैसी वोल्टेज सिग्नल इंक्रीज होगा, जहां तक इंक्रीज होगा t4 तक, ठीक है, यानी ये देखो ये लाइन t4 तक ऐसे जा रही है, यानी t4 तक सेक्शन 4 में रह रही है। यानी t4 तक जब तक वोल्टेज सिग्नल सेक्शन 4 में रहता है तो आउटपुट क्या रहेगा, 1 1। ठीक है, यानी किस टाइम से, t3 टाइम से लेके t4 टाइम तक वोल्टेज सिग्नल सेक्शन 4 में रहता है, यानी आउटपुट 1 1 रहेगा। यानी सिंपल सी बात है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि 4 सेक्शन में डिवाइड करने से क्या हुआ कि हमने पूरे इनपुट
एनालॉग वोल्टेज सिग्नल को 4 सेक्शन में डिवाइड किया, इससे क्या हुआ, सेक्शन 1 में जब तक सिग्नल रहता है एक यूनिक आउटपुट प्रोड्यूस होगा 0 0 का। जब तक सिग्नल सेक्शन 2 में रहता है तो अगेन दूसरा यूनिक आउटपुट प्रोड्यूस होगा यानी 0 1। जब तक सेक्शन 3 में रहता है तब तक आउटपुट एक और वैल्यू प्रोड्यूस करेगा 1 0। और जब तक सिग्नल इनपुट सिग्नल सेक्शन 4 में रहता है, जिस सेक्शन 4 की रेंज में रहता है, तब तक आउटपुट सिग्नल क्या होगा 1 1। क्लियर हो गई बात। जो इनपुट वोल्टेज सिग्नल को हमने नंबर ऑफ सेक्शन में डिवाइड किया है इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन। यानी हम क्या करेंगे, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए क्वांटाइजेशन का यूज करेंगे। यानी वोल्टेज रेंज को, पूरी की पूरी इनपुट वोल्टेज सिग्नल की वोल्टेज रेंज को हम नंबर ऑफ सेक्शन में डिवाइड कर देंगे, यानी उनको हम क्वांटाइज्ड कर देंगे। और जिस क्वांटम लेवल में, जिस क्वांटम, इसे लेवल 1, इसे लेवल 2, इसे लेवल 3, इसे लेवल 4 बोलेंगे, तो इसका मतलब जिस लेवल में जब तक वो इनपुट वोल्टेज सिग्नल रहता है उसके लिए यूनिक आउटपुट जाएगा डिजिटल सिग्नल का। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो ये किसका कंसेप्ट मैंने समझाया कि अगर हमारा जो आउटपुट डिजिटल सिग्नल है वो 2 बिट का हो तो इस तरह से हम 4 सेक्शन में इनपुट वोल्टेज सिग्नल को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसे पॉज करके नोट करना चाहो तो नोट कर लो। अब समझते हैं कि अगर हमारा जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है वो 3 बिट का डिजिटल सिग्नल प्रोड्यूस करता है, तो इफ वी गेट 3 बिट डिजिटल सिग्नल एट आउटपुट ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, देन वी हैव टू डिवाइड वोल्टेज रेंज ऑफ एनालॉग सिग्नल इनटू 4 की जगह आप लिखेंगे 2⁻³ यानी 8 इक्वल सेक्शंस। तो 8 इक्वल सेक्शंस कैसे बनाएंगे, सिंपल सी बात है। फर्स्ट सेक्शन में क्या होगा, फर्स्ट सेक्शन में क्या होगा, 0 वोल्ट से Vm यानी मैक्सिमम वोल्टेज बाई 8, ये पहला सेक्शन होगा। सेकंड सेक्शन क्या हो जाएगा, Vm बाई 8 टू 2Vm बाई 8, ये दूसरा सेक्शन हो गया। फिर थर्ड सेक्शन क्या हो जाएगा, Vm बाई 2Vm बाई 8 टू 3Vm बाई 8। फिर फोर्थ सेक्शन क्या हो जाएगा, 3Vm बाई 8 टू 3Vm बाई 8 टू 4Vm बाई 8। फिर फिफ्थ सेक्शन क्या हो जाएगा, 4Vm बाई 8 टू 5Vm बाई 8। सिक्स्थ सेक्शन क्या हो जाएगा, ठीक, वो हो जाएगा 5Vm बाई 8 टू 6Vm बाई 8, ठीक है। 6Vm बाई 8 टू 7Vm बाई 8। एट्थ सेक्शन क्या हो जाएगा, 7Vm बाई 8 टू 8Vm बाई 8 यानी Vm। इस तरह से हम इनपुट वोल्टेज सिग्नल की रेंज को 8 सेक्शन में, इक्वल 8 सेक्शन में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब लेट अस सपोज सिग्नल को मैंने यहां पे बना लिया, ठीक है, बड़ा बड़ा बनाते हैं तभी समझ जाओ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और बढ़ा देते हैं। तो देखो जिस टाइम ड्यूरेशन तक यानी T1 तक वो सेक्शन 1 में था, तो यानी इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट, ये है इनपुट, ये क्या है, यहां पे मैंने क्या लिखा है, इनपुट की रेंज है, इनपुट सिग्नल की ये क्या है, रेंज है। यहां लिख सकते हो, इसको सही से लिख दो, रेंज ऑफ इनपुट सिग्नल, रेंज ऑफ इनपुट सिग्नल, ठीक है।
आउटपुट। जगह की कमी है, क्या कर सकते हो, रेंज ऑफ इनपुट सिग्नल, ठीक है, और ये क्या है, आउटपुट, आउटपुट की वैल्यू, ठीक है। अब अगर मैं बोल रहा हूं t1 टाइम तक सिग्नल 0 to VMI8 रेंज में रहता है, तो इसका मतलब आउटपुट इस केस में क्या होगा, 0 0 0 होगा, क्योंकि 3 बिट का आउटपुट चाहिए मुझे, ठीक है। अब जब तक सिग्नल, जब तक, अब सिंपल सी बात है, वो टाइम क्या है, टाइम इंप्लाइज दैट वो टाइम है 0 और t1 के बीच का वो टाइम है, ठीक है। यानी इस टाइम ड्यूरेशन तक, इस टाइम ड्यूरेशन तक मैं यहां पर बना लेता हूं 3 पिन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एक सिंगल इनपुट और 3 आउटपुट, ठीक है। तो यानी आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 0 0। जैसी वोल्टेज रेंज कहां तक पहुंचेगी, सेकंड सेक्शन में पहुंचेगी, यानी वो T2 है टाइम, ठीक है। तो सेकंड सेक्शन में जब तक वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज रहता है, तब तक सिग्नल क्या होगा, 0 0 1। उसकी टाइम ड्यूरेशन क्या है, T1 से टाइम T2 के बीच में जब तक लाई करे, ठीक है। ऐसी थर्ड सेक्शन की, इन सबको मैं नोट्स में लिखवाऊंगा, आप चिंता मत करो, अभी के लिए बस इस तरह से समझ लो, ठीक है। नोट्स बनवा दूंगा, चिंता मत करो, ये टेबल भी आप नोट्स में डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसी सिग्नल, अब देखो सिग्नल कहां पहुंच रहा है, ये इनपुट वोल्टेज है, ठीक है, इनपुट वोल्टेज है, और ये मैक्सिमम वोल्टेज है V, ठीक है। जैसी सिग्नल टाइम T2 से T3 के बीच में थर्ड सेक्शन में रहता है, यानी इस रेंज में रहता है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, आउटपुट सिग्नल क्या हो जाएगा, 0 1 0। किस टाइम के लिए था, T2 से T3 टाइम के लिए था। इसी तरह से जब तक सिग्नल फोर्थ सेक्शन में रहता है, यानी T3 से T4 तक टाइम में वो फोर्थ सेक्शन में रहता है, तो आउटपुट सिग्नल क्या हो जाएगा, 0 1 1, ठीक है। किस टाइम के लिए, T3 से T4 टाइम ड्यूरेशन तक के लिए। इसी तरह से आगे भी आप उस ग्राफ को प्लॉट करते चले जाना, मैं जस्ट बता दे रहा हूं। इसी तरह से जब तक सिग्नल इस सेक्शन में रहेगा, जब तक सिग्नल इस फिफ्थ सेक्शन में रहेगा, इसे 1 0 0 आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। जब वो सिक्स्थ सेक्शन में जाएगा तो 1 0 1 आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। जब वो 7 सेक्शन में जाएगा तो 1 1 0 आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, और जब 8 सेक्शन में जाएगा तो 1 1 1 आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर हमें किसी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, उस एनालॉग सिग्नल की जो पूरी की पूरी वोल्टेज रेंज है उसे इक्वल सेक्शन में डिवाइड करना होगा। इक्वल सेक्शन कितने बनेंगे, ये डिपेंड करता है कितने बिट का मैं डिजिटल सिग्नल बनाना चाह रहा हूं। अगर n बिट का डिजिटल सिग्नल बनाना चाह रहा हूं, तो इसका मतलब 2n सेक्शन में डिवाइड करना पड़ेगा इनपुट वोल्टेज सिग्नल को। क्लियर हो गई बात, किस तरह से डिवाइड करना है वो तरीका मैंने यहां सिखा दिया है। अब नोट्स में इस बात को कैसे लिखोगे वो भी देख लेते हैं। तो नोट्स में जो भी कुछ मैंने समझाया उसे आप इस तरह से लिख सकते हो। आप लिखोगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन इज अ क्वांटाइजिंग प्रोसेस whereby an analog signal is converted into equivalent binary digits / bits. Full stop. In quantizing process, total voltage range of input analog signal is divided into number of equal sections having equal voltage difference. मैंने बताया कि किस तरह से एक सेक्शन में जो वोल्टेज रेंज होती है उसका जो वोल्टेज डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है। फुल स्टॉप। इफ वी वांट टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल into n bit digital signal, then we have to divide whole range of input voltage into 2n equal sections with equal voltage difference. कहने का मतलब है अगर मुझे n बिट यानी एनालॉग सिग्नल को n बिट डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब एनालॉग सिग्नल को 2n इक्वल सेक्शन में डिवाइड करना होगा, such that voltage range of each section produce a unique digital output. इस तरह से डिजाइन करना होगा कि जो सेक्शन, हर एक सेक्शन की जो वोल्टेज रेंज है वो एक यूनिक डिजिटल आउटपुट प्रोड्यूस करे।
ठीक है, इसको समझने के लिए आप एग्जांपल का यूज कर सकते हो। एग्जांपल है 2 बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन रिक्वायर्ड 2^2। अब यहाँ n की वैल्यू क्या है, 2 है, यानी 2 इस फॉर्मूले में 2n की जगह 2^2 लिखना पड़ेगा, बिकॉज हम 2 बिट का एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करना चाहते हैं। तो इट रिक्वायर्ड 2^2 यानी 4 सेक्शन ऑफ इनपुट वोल्टेज रेंज। तो इनपुट वोल्टेज रेंज को हम 4 सेक्शन में इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। और जब यहाँ पे बनाओगे तो आप लिखोगे वेयर Vm is the maximum voltage of input signal। क्लियर हो गई बात? जहां पे आप ये टेबल बनाओगे उसके नीचे लिख देना वेयर Vm is the maximum voltage of input signal। ठीक है, और इस टेबल को किस तरह से बनाना है मैं सिखा चुका हूं, तो यहां तक पहुंच करके नोट कर लो। आप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन 3 बिट का भी शो कर सकते हो, उसका प्रिंसिपल शो कर सकते हो। तो उसके लिए आप एग्जांपल लोगे 3 बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन रिक्वायर्ड 2^3 यानी 2n वाले फॉर्मूले से n की वैल्यू अगर 3 हो तो 2^3 यानी 8 सेक्शंस ऑफ इनपुट वोल्टेज रेंज। यानी कहने का मतलब है अगर मुझे 3 बिट का डिजिटल सिग्नल आउटपुट पे चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, एनालॉग सिग्नल को 2^3 यानी 8 सेक्शन में ब्रेक करना होगा, इस तरह से, जिसकी टेबल मैंने यहां बना दी है। किस तरह से बनानी है वो मैं आपको सिखा चुका हूं, है ना। यानी सिंपल प्रिंसिपल है कि अगर मुझे n बिट का डिजिटल सिग्नल आउटपुट पर चाहिए तो इसका मतलब मुझे 2n सेक्शंस बनाने होंगे, किसके, एनालॉग सिग्नल के। क्लियर हो गई बात? यानी अगर मुझे n बिट का डिजिटल सिग्नल आउटपुट पे चाहिए, ठीक है, तो इसका मतलब मुझे 2n सेक्शन बनाने होंगे एनालॉग सिग्नल के, इस तरह से। और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। यानी अगर मुझे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है तो पहले मुझे एनालॉग सिग्नल के लिए सेक्शंस बनाने होंगे, इस तरह से। और हर एक सेक्शन की जो वोल्टेज रेंज है वो यूनिक डिजिटल सिग्नल प्रोड्यूस करेगा आउटपुट पे। ठीक है, अब प्रिंसिपल तो हम समझ चुके हैं कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें क्या करना है, अब इस वीडियो में एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन करना है जो इस प्रिंसिपल को फॉलो करे। यानी वो क्या काम करे, उस एनालॉग सिग्नल की वोल्टेज रेंज को नंबर ऑफ सेक्शन में डिवाइड करके आउटपुट पे डिजिटल सिग्नल प्रोड्यूस करे। अब हमें एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन करना है, सीखना है इस वीडियो में। क्लियर हो गई बात? तो अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बनाऊंगा, बट 3 बिट के लिए बनाऊंगा। 2 बिट के लिए आप खुद ट्राई करना, ठीक है। आइडिया दे दूंगा वीडियो के लास्ट में, ठीक है। तो इसको पॉज करके नोट करो। अब आप इस वीडियो में हेडिंग डालोगे द पैरेलल कंपैरेटर या फ्लेक्स एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ये हेडिंग डालोगे। क्यों डालोगे उसका रीजन समझ लो। देखो सिंपल सी बात है, इस दुनिया में एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर सिर्फ एक नहीं होते, कई सारे सर्किट होते हैं। मतलब कई सारे तरीके से एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बनाया जा चुका है इस दुनिया में, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है उसका नाम है द पैरेलल कंपैरेटर या फ्लैश एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। क्यों इसका सबसे ज्यादा यूज होता है? बिकॉज ये सबसे ज्यादा फास्ट तरीके से एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इस वजह से इस वीडियो में भी हम जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसका सर्किट डायग्राम डिस्कस करेंगे, वो यही होगा द पैरेलल कंपैरेटर या फ्लैश एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। क्लियर हो गई बात? सिंपल सी बात है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बहुत सारे बने हैं इस दुनिया में, बट जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है वो यही है द पैरेलल कंपैरेटर या फ्लैश एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अच्छा, मैं इसी को क्यों डिस्कस कर रहा हूं, किसी और को क्यों नहीं डिस्कस कर रहा है इस वीडियो में? उसका रीजन ये है कि जो मैंने अभी प्रिंसिपल समझाया था, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का जो प्रिंसिपल समझाया था, उस प्रिंसिपल पे अच्छी तरह से जो काम करता है वो यही कन्वर्टर है, जिसको अब हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, द पैरेलल कंपैरेटर या फ्लैश
एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। क्लियर हो गई बात? अच्छा, ये बनता कैसे है उसका बेसिक आइडिया ले लो। देखो, जैसा कि इसका नाम है कि पैरेलल कंपैरेटर सर्किट होते हैं इसमें। एक कंपैरेटर क्या होता है देखो, यानी इसको बनाने के लिए एक कंपैरेटर सर्किट की जरूरत पड़ती है और एक एनकोडर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एनकोडर के बारे में नहीं जानते तो इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। कंपैरेटर सर्किट एक्चुअली ऑपरेशनल एम्पलीफायर से बने होते हैं। ओपैम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को शॉर्टकट में ओपैम्प कहते हैं। यानी कंपैरेटर सर्किट को अभी के लिए शॉर्टकट में समझ लो कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एक ट्रायंगल से दिखाते हैं जिसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, यानी इसके दो इनपुट होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, यानी दो इनपुट और एक आउटपुट होता है। अगर मैं इसे VA और इसे VB बोल रहा हूं कि इन पे जो वोल्टेज सिग्नल जो पॉजिटिव टर्मिनल पे इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसे VA से रिप्रेजेंट करें और जो नेगेटिव इनपुट पे जो वोल्टेज सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं उसे VB से रिप्रेजेंट करें, तो जो इसका आउटपुट होगा वो इस तरह से डिजाइन होता है कि इसका आउटपुट या तो 1 होगा, यानी ऐसा वोल्टेज होगा जो 1 को रिप्रेजेंट करेगा, या 0 वोल्ट को रिप्रेजेंट करेगा। यानी इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो दो स्टेट को ही शो करेगा। एक स्टेट जिसपे हम सिग्नल 1 समझेंगे और एक स्टेट जिसमें हम सिग्नल 0 समझेंगे आउटपुट का। यह है ओपैम्प का काम। कैसे करता है देखो, अगर VA इज ग्रेटर देन VB तो सिंपल सी बात है ये जो आउटपुट होगा वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा। 1 वोल्ट नहीं होगा, 1 ऐसा सिग्नल प्रोड्यूस करेगा जो 1 को रिप्रेजेंट करेगा। यानी आउटपुट की दो ही लेवल होंगे, एक लेवल जो 1 रिप्रेजेंट करेगा, एक लेवल जो 0 रिप्रेजेंट करेगा। और जैसी VA वोल्टेज VB से कम होता है तो आउटपुट वोल्टेज 0 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी वो दूसरा लेवल होगा। यानी आउटपुट वोल्टेज के दो लेवल होंगे, एक लेवल जिसपे 1 रिप्रेजेंट करेंगे हम और दूसरा लेवल जिसको हम 0 एज्यूम करेंगे। ठीक है, और अगर बाय द वे कभी VA इक्वल टू VB होता है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो प्रीवियस वैल्यू ही रहती है, यानी इट फॉलो प्रीवियस वैल्यू, इट फॉलो प्रीवियस वैल्यू। प्रीवियस वैल्यू यानी इस सिचुएशन के आने से पहले आउटपुट क्या था। क्लियर हो गई बात? इस सिचुएशन के आने से पहले आउटपुट क्या था। अब यहीं पे शॉर्टकट में ये भी समझ लेते हैं कि एनकोडर क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं कि एक एनकोडर एक डिजिटल सर्किट होता है, यानी एनकोडर एक डिजिटल सर्किट होता है जिसका ब्लॉक डायग्राम मैंने यहां बनाया है। इसकी खास बात क्या होती है कि ये 2n इनपुट से n आउटपुट प्रोड्यूस करता है। यानी अगर इसके पास 1 2 3 अप टू 2n इनपुट पिंस हैं जो कि डिजिटल सिग्नल लेंगे, तो ये उनकी हेल्प से 1 2 3 अप टू n बिट का आउटपुट डिजिटल आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। यानी इसकी क्या खास बात है कि ये क्या है, 2n बिट का इनपुट है, डिजिटल इनपुट है। इसकी हेल्प से एनकोडर क्या करता है, n बिट का डिजिटल आउटपुट प्रोड्यूस करता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी उसका रीजन समझ लो। देखो सिंपल सी बात है, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का बेसिक आइडिया बताया था, तो मैंने बताया था कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बनाने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि हम कितने बिट का डिजिटल सिग्नल प्रोड्यूस करना चाहते हैं आउटपुट पे। तो यानी पहले हमें डिजिटल सिग्नल की लेंथ पता होनी चाहिए कि मुझे डिजिटल सिग्नल n बिट का बनाना है, n बिट्स का बनाना है डिजिटल सिग्नल। तो n बिट का डिजिटल सिग्नल आउटपुट पे प्रोड्यूस करने के लिए हमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के जो एनालॉग सिग्नल था, जो एनालॉग
सिग्नल था उसको मुझे सेक्शंस में ब्रेक करना था, सेक्शंस में ब्रेक करना था। यानी सिंपल सी बात है, मुझे अगर n बिट का डिजिटल सिग्नल बनाना है तो मुझे एनालॉग सिग्नल को सेक्शंस में ब्रेक करना होगा। यानी n बिट के लिए मुझे कितने सेक्शन में ब्रेक करना होगा, 2n सेक्शंस में। यही तो समझाया था स्टार्टिंग में कि अगर मुझे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बनाना है जिसका डिजिटल सिग्नल n बिट का हो, तो मुझे उसके एनालॉग सिग्नल को, इनपुट के एनालॉग सिग्नल को 2n सेक्शन में ब्रेक करना था। तो इसका मतलब 2n सेक्शन में ब्रेक करने के बाद उसको हम डिजिटल सिग्नल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस एनकोडर की हेल्प से कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, ये सेक्शंस, इसका मतलब ये सेक्शंस के जो आउटपुट होंगे वो इसके इनपुट होंगे एनकोडर के। अच्छा, ये सेक्शंस में मैंने बताया था कि कंपैरिजन होगा। सेक्शंस में हमें ये देखना होगा कि एनालॉग सिग्नल किस सेक्शन से होके पास हो रहा है, यानी एनालॉग सिग्नल किस सेक्शन की वोल्टेज रेंज में है, पहले सेक्शन की वोल्टेज रेंज में है या दूसरे सेक्शन की वोल्टेज रेंज में है या तीसरे सेक्शन की वोल्टेज रेंज में है। यानी एनालॉग सिग्नल किस सेक्शन की वोल्टेज रेंज में लाई कर रहा है, ये कौन पता लगाएगा, ये कंपैरेटर पता लगाएगा। यानी सिंपल सी बात है, एनालॉग सिग्नल को जैसे ही मैंने सेक्शन में ब्रेक किया, इसका मतलब मेरे पास कितने कंपैरेटर चाहिए, 2n कंपैरेटर चाहिए। 2n कंपैरेटर को हमें यहां कनेक्ट करना होगा। क्लियर हो गई बात? अब मैं बना तो नहीं पाऊंगा, लेकिन छोटा छोटा बना देते हैं इस तरह से। यानी ये कंपैरेटर के दो इनपुट हमने दिखा दिए यहां। यानी एनकोडर का जो इनपुट है वो कंपैरेटर सर्किट का आउटपुट होगा। यानी एनकोडर सर्किट का जो इनपुट हमें मिलेगा, 2n इनपुट जो मिलेंगे वो इस कंपैरेटर सर्किट के आउटपुट से मिलेंगे। यानी इन कंपैरेटर सर्किट को हमें किस तरह से कनेक्ट करना होगा, पैरेलल कंपैरेटर, यानी पैरेलल तरीके से कनेक्ट करना होगा इस इनकोडर में। यानी एक एनकोडर में नंबर ऑफ कंपैरेटर को पैरेलल तरीके से कनेक्ट करने के बाद एनकोडर जो आउटपुट देगा वो हमारा क्या होगा, डिजिटल सिग्नल होगा। और ये कंपैरेटर हम यूज क्यों कर रहे हैं, ये कंपैरेटर ये बताएंगे कि इनपुट वोल्टेज सिग्नल किस सेक्शन की वोल्टेज रेंज में है। अगर जिस सेक्शन की वोल्टेज रेंज में होगा, ये कंपैरेटर आउटपुट वैसा ही प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से द पैरेलल कंपैरेटर या फ्लैश एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का सर्किट डिजाइन किया जाता है। कि इसको डिजाइन करने के लिए हमें पैरेलल कंपैरेटर सर्किट की जरूरत पड़ती है और एक एनकोडर की जरूरत पड़ती है। पैरेलल कंपैरेटर सर्किट हमें यह बताता है कि इनपुट जो एनालॉग इनपुट वोल्टेज सिग्नल है वो किस सेक्शन में आ रहा है, उस सेक्शन के सामने वाला जो कंपैरेटर होगा वो यूनिक आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, उसके वजह से जो एनकोडर होगा वो डिजिटल आउटपुट प्रोड्यूस कर पाता है। ठीक है, अगर ये बात भी नहीं समझ में आई तो नोट्स में धीरे धीरे इसी को समझते हैं। ठीक है, तो ये नोट करना चाहो तो नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। तो जब आप द पैरेलल कंपैरेटर ऑब्लिक फ्लैश एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के ऊपर नोट्स बनाओगे तो आप ये लाइनें लिख सकते हो। इट कंसिस्ट नंबर ऑफ कंपैरेटर सर्किट्स, फुल स्टॉप, ईच कंपैरेटर सर्किट इज मेड अप ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर दैट इज ओपैम्प, कॉमा कंसिस्टिंग 2 इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। जैसा कि मैंने समझाया था, एक कंपैरेटर सर्किट एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर से बना होता है जिसके 2 इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। द सर्किट सिंबल एंड द फंक्शन ऑफ दिस कंपैरेटर सर्किट इज गिवन बिलो। इसका जो सर्किट सिंबल है वो ऐसा होगा, इसके 2 इनपुट होंगे। पहला इनपुट पे वोल्टेज VA है अगर है, और दूसरे इनपुट पे वोल्टेज अगर VB है, तो इसका जो आउटपुट होगा उसे X से डिनोट कर सकते हैं, बिकॉज X की वैल्यू चेंज हो सकती है। कैसे चेंज होगी उसे मैंने इस टेबल पे मेंशन किया है कि इनपुट वोल्टेज में अगर VA की वैल्यू VB से बड़ी है तो आउटपुट X की वैल्यू 1 देगा। ठीक है, अगर इनपुट पे VA की वैल्यू VB से लेस है तो आउटपुट पे X की वैल्यू 0 होगी। अगर इनपुट पे वोल्टेज वैल्यू VA और VB इक्वल है तो आउटपुट पे जो वैल्यू होगी वो इस सिचुएशन के आने से पहले जो थी वही रह जाएगी। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पे जो जो मैंने नोटेशन दी है VA, VB, V out, X, इन सब के बारे में आप नोट्स में भी लिख सकते हो। इन दिस फिगर VA इज द voltage applied at positive terminal of the comparator circuit and VB is the voltage applied at negative terminal of the comparator circuit, जैसा कि मैंने यहाँ शो भी किया है। ठीक है, फुल स्टॉप। आउटपुट ऑफ दिस कंपैरेटर सर्किट हैज ओनली 2 स्टेट। मैंने बताया था कि जो इसका आउटपुट होगा उसकी सिर्फ 2 ही वैल्यू पॉसिबल है। अब 2 वैल्यू हो सकता है
5 वोल्ट हो या 10 वोल्ट हो, या दो वैल्यू हो सकता है 5 वोल्ट हो या 0 वोल्ट हो। तो सिंपल सी बात है, जो हाईएस्ट वैल्यू होगी लेवल की उसे हम 1 लॉजिक देंगे और जो लोएस्ट वैल्यू होगी उसे 0 लॉजिक देंगे, यानी हाईएस्ट वैल्यू को 1 लॉजिक देंगे और लोएस्ट वैल्यू को 0 लॉजिक देंगे। तो वही बात मैंने लिखवाई भी है कि आउटपुट वोल्टेज की सिर्फ दो ही स्टेट पॉसिबल है, ठीक है। हो सकता है वो 0 और 5 वोल्ट हो, या हो सकता है वो 5 वोल्ट या 10 वोल्ट हो। तो उस अकॉर्डिंग आप ये लाइन लिखोगे, आउटपुट ऑफ दिस कंपैरेटर सर्किट हैज ओनली टू स्टेट, वन स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय लॉजिक 1 एंड सेकेंड स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय लॉजिक 0। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, स्टेट से रिप्रेजेंट कर रही है कि आउटपुट स्टेट, आउटपुट की वैल्यू अगर मैक्सिमम है तो वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा, और आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू अगर मिनिमम है तो वो 0 को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से आप कंपैरेटर के ऊपर इस तरह से नोट्स में लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां तक पहुंच करके नोट कर लो। फिर आगे आप नोट्स में लिखोगे, इन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ऑल कंपैरेटर सर्किट आर कनेक्टेड इन पैरेलल वे विद एन एनकोडर सर्किट, ठीक है, फुल स्टॉप। इफ वी वांट टू डिजाइन एन बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर देन वी रिक्वायर 2n कंपैरेटर्स एंड a 2n cross n encoder circuit. Let us suppose we have a converter. Let us suppose we have to convert an analog signal into 3-bit digital signal. Then we have to design 3-bit analog to digital converter by following way. इस लाइन का मीनिंग समझो। देखो सिंपल सी बात है कि मैं पहले यहां डेटा लिख देता हूं, ठीक है, डाटा लिख देता हूं यहां पे कि अगर मुझे n बिट का एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बनाना है तो मुझे 2n कंपैरेटर चाहिए। क्लियर हो गई बात। ये मैंने इन लाइनों में क्लियर किया है। अच्छा, एक तो ये चाहिए, प्लस मुझे एक 2n क्रॉस n एनकोडर भी चाहिए। क्लियर हो गई बात। तो इसका मीनिंग क्या निकला, इसका मीनिंग ये निकला कि अगर मुझे 3 बिट का एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बनाना है, यानी 3 बिट का एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बनाना है, यानी 2^3 यानी 8 कंपैरेटर की जरूरत पड़ेगी। क्लियर हो गई बात। और 2^3 क्रॉस 3 एनकोडर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। 2^3 क्रॉस 3 यानी 8 क्रॉस 3 एनकोडर की जरूरत पड़ेगी। क्लियर हो गई बात। यानी अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं एक ऐसा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बनाना चाह रहा हूं जो एनालॉग सिग्नल को 3 बिट डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए मैंने बेसिक आइडिया दे दिया कि मुझे 8 कंपैरेटर सर्किट की जरूरत पड़ेगी जो पैरेलली कनेक्ट हो किससे, 8 क्रॉस 3 एनकोडर से। तो इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा उसको देख लेते हैं। तो अब हमें इस वीडियो में 3 बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बनाना है। उसको बनाने के लिए हमें 2^3 यानी 8 कंपैरेटर सर्किट की जरूरत पड़ेगी और 2^3 इंटू 3 एनकोडर की जरूरत पड़ेगी, यानी 8 क्रॉस 3 एनकोडर की जरूरत पड़ेगी। और इसका सर्किट डिजाइन कैसे करना है वो देख लो। देखो सिंपल सी बात है, आप पहले एक रेजिस्टेंस अज्यूम करोगे, ठीक है, उसको कंपैरेटर के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दोगे इस तरह से। फिर अगला रेजिस्टेंस लोगे, उसको दूसरे कंपैरेटर के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दोगे, ठीक है, ये निगेटिव टर्मिनल है। फिर तीसरा रेजिस्टेंस लोगे, उसे किसी अगले कंपैरेटर के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दोगे। फिर एक और रेजिस्टेंस लोगे, इस तरह से कंपैरेटर सर्किट को पैरेलली कनेक्ट करते चले जाना है, ठीक है। वही तो मैंने लाइनों में भी लिखवाया था नोट्स में कि कंपैरेटर को हमें पैरेलली कनेक्ट करना है, लेकिन कनेक्ट कैसे करना है उसका तरीका आप सिखा रहा हूं कि रेजिस्टेंस की हेल्प से हमें कंपैरेटर को कनेक्ट करते चले जाना है, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 और बनाने, एक और रेजिस्टेंस, फिर उसके करस्पॉन्डिंग एक और कंपैरेटर,
फिर एक और रेजिस्टेंस, उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक और कंपैरेटर बनाना। ठीक है, कंपैरेटर का पॉजिटिव टर्मिनल कैसे कनेक्ट करना है वो अभी बाद में सिखाऊंगा। पहले फर्स्ट स्टेप तो यही है कि हमें क्या करना है, एक रेजिस्टेंस लेना है, रेजिस्टेंस के नीचे वाला हिस्सा कंपैरेटर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हुए लास्ट टर्मिनल को हमें ग्राउंड से कनेक्ट कर देना है। और याद रखना यहां पे यानी ये रेजिस्टेंस के जो टॉप पे जो टर्मिनल होगा उस पे वोल्टेज VR दोगे, इसे कहते हैं रेफरेंस वोल्टेज। जब मैंने आपको शुरू में एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया था एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का सर्किट सिंबल ऐसा होता है, इसका एक इनपुट होता है और नंबर ऑफ आउटपुट होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ये क्या है, आउटपुट्स हैं। और ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर काम कब करता है, जब मैंने बताया था कि इस पे रेफरेंस वोल्टेज और ग्राउंड से इनका कनेक्शन जब हम बनाते हैं तो रेफरेंस वोल्टेज ये है और ग्राउंड का वोल्टेज ये है GND। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें सबका वोल्टेज निकालना है हर एक टर्मिनल पे। यानी इस पे अगर मैं वोल्टेज V1 बोल रहा हूं, इस पे वोल्टेज V2 बोल रहा हूं, इस पे वोल्टेज V3 बोल रहा हूं, यानी इन नोड्स पे वोल्टेज हमें कैलकुलेट करना है। इस नोड पे वोल्टेज V4 है, इस नोड पे वोल्टेज V5 है, इस नोड पे वोल्टेज V6 है, इस पे V7 है, इस पे V8 है, तो इनकी वैल्यू कैलकुलेट करना। ठीक है, अब कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा अगर मैं इन सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल एज्यूम कर लूं। यानी सारे रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो इक्वल है, R है। क्लियर हो गई बात, तो कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा। और इनके वोल्टेज यानी V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8 को कैलकुलेट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, वोल्टेज डिवाइडर रूल का। वोल्टेज डिवाइडर रूल अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो डाल चुका हूं, आप जाके देख सकते हो। कंसेप्ट समझा देता हूं कि दो रेजिस्टेंस हैं जिनमें अगर एक रेजिस्टेंस ग्राउंड से कनेक्ट है और दूसरे रेजिस्टेंस की तरफ अगर वोल्टेज कोई है, फॉर एग्जांपल अभी के लिए वो VR है, और अगर ये R1 है ये R2 है, तो इस दो रेजिस्टेंस के बीच में जो वोल्टेज होगा V, उसकी वैल्यू होगी R2, यानी जो रेजिस्टेंस ग्राउंड से कनेक्ट है, और दोनों रेजिस्टेंस का सम यानी R1 R2 इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से। ये फॉर्मूला है। तो अगर ये फॉर्मूले का यूज करो तो सिंपल सी बात है, ग्राउंड से कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं है यानी R2 की वैल्यू 0, यानी V1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे सिंपल सी बात है, इस ग्राउंड से इस टर्मिनल पे ग्राउंड के बीच में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, यानी R2 की वैल्यू 0 है, तो यानी V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। V2 कैलकुलेट करते हैं, तो V2 के लिए देखो ऊपर के सारे रेजिस्टेंस कनेक्ट ऐड कर दो। V2 से ऊपर के सारे रेजिस्टेंस ऐड कर दो, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऊपर है और एक नीचे है, V2 से एक नीचे है, तो यानी 7R ऊपर का रेजिस्टेंस हो गया और नीचे का रेजिस्टेंस हो गया R। यहाँ पे आपको V2 कैलकुलेट करना है और रेफरेंस वोल्टेज VR है, तो V2 क्या हो जाएगा, जो रेजिस्टेंस ग्राउंड से कनेक्ट है यानी R, टोटल रेजिस्टेंस यानी 7R और R कितना हो गया, 8R, और मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, VR से, यानी V2 की वैल्यू हो गई VR/8। इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी V2 की वैल्यू क्या हो गई, VR/8। इसी तरह से V3 की वैल्यू, V3 के नीचे कितने रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस है, यानी 2R नीचे की तरफ है, तो 2R अगर नीचे की तरफ है तो ऊपर कितने हो जाएंगे, 6R, बिकॉज टोटल रेजिस्टेंस तो 8 है। यहाँ V3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज VR लगा है, तो क्या हो जाएगा, V3 की वैल्यू नीचे के रेजिस्टेंस जो ग्राउंड से कनेक्ट है वो है 2R, ऊपर के रेजिस्टेंस और नीचे के रेजिस्टेंस दोनों का सम क्या हो गया, 8R इंटू VR, तो क्या हो जाएगा, V3 की वैल्यू क्या हो गई, 2VR/8, तो यानी V3 की वैल्यू क्या हो गई, 2VR/8। इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, मिटा दो। V4 को कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो इसके नीचे रेजिस्टेंस कितने हैं, 1 2 3, यानी 3R नीचे रेजिस्टेंस है, 3R रेजिस्टेंस नीचे है। ठीक है, ऊपर कितने बन जाएंगे फिर, 5R। रेफरेंस वोल्टेज यहीं पे लगा है, यहां पे V4 कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ग्राउंड से कनेक्ट रेजिस्टेंस क्या हो गया, 3R, टोटल रेजिस्टेंस 8R मल्टीप्लाई VR, तो यानी V4 की वैल्यू क्या हो गई,
V4 की वैल्यू हो गई 3VR/8, यानी यहां क्या हो जाएगा, V4 की वैल्यू हो जाएगी 3VR/8। अब ऐसी कैलकुलेट करते चले जाओ तो V5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4VR/8, V6 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5VR/8। कैलकुलेट करते चले जाना, ठीक है, जैसा तरीका बताया वैसे। V7 की वैल्यू हो जाएगी 6VR/8, V8 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7VR/8। इस तरह से आप इनके रेफरेंस, इस तरह से इनके जो नोट्स हैं उन पे वोल्टेज आप कैलकुलेट करके दिखा दोगे, फिगर में ही दिखा दोगे। यानी फिगर में ही आप V8 की जगह वैल्यू ये शो कर देना, ठीक है, V7 की जगह ये वैल्यू शो कर देना, V6 की जगह 5VR/8 शो कर देना, V5 की जगह 4VR/8 शो कर देना, V4 की जगह 3VR/8 शो कर देना, V3 की जगह 2VR/8, V2 की जगह VR/8 और V1 की जगह 0 ये शो कर देना, ठीक है। बाकी सब चीजें मिटा। इसके बाद जो इनपुट सिग्नल है उसको आप इस तरह से, इनपुट सिग्नल को जो कि एनालॉग इनपुट सिग्नल होगा उसे सबके पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट करते चले जाओगे। ऐसा कर्व दे रहा हूं बिकॉज यहां हमने नो कनेक्शन दिखाया है। इस तरह से सबके पॉजिटिव टर्मिनल पे इनपुट वोल्टेज को अप्लाई कर दोगे। क्लियर हो गई बात? अप्लाई करने के बाद आपको इसके दोनों इनपुट दिख गए, इसका मतलब अब इसका आउटपुट प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कितने आउटपुट है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैंने बताया था अगर मुझे 3 बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बनाना है, इसका मतलब ऐसा एनकोडर चाहिए जिसके 8 इनपुट हो और 3 आउटपुट हो। तो यहां पे एक एनकोडर सर्किट बना लो इस तरह से, ठीक है। ये क्या है एनकोडर, कैसा है 8x3 वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है इसके 8 इनपुट दिखा दो, ठीक है, आप अच्छी तरह से दिखा लेना, ठीक है। यानी ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी अगर 8 इनपुट है तो इसके थ्रू हम 3 आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वो ऑब्वियस सी बात है डिजिटल होंगे, तो B1 B2 B3। यानी सिंपल सी बात है, हमें क्या बनाना था, हमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बनाना था जिसका 1 इनपुट हो और 3 आउटपुट हो, यही तो बनाना था। तो वो बना दिया हमने, ठीक है। उसका सर्किट डायग्राम ये बना दिया। तो पॉज करके ये सर्किट डायग्राम बना दिया। तो 3 बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का सर्किट डायग्राम हमने बना दिया है। बट ये सर्किट किस तरह से काम करता है इसको आपको समझाना होगा एक ट्रुथ टेबल की हेल्प से। अब वो ट्रुथ टेबल बनेगी कैसे, उसको समझने के लिए पहले हमें इस सर्किट में कुछ नामकरण करना पड़ेगा। क्या क्या नामकरण करना पड़ेगा वो समझ लो। हर एक कंपैरेटर का अपना एक नाम देना होगा। जैसे पहले कंपैरेटर को C1, दूसरे कंपैरेटर को C2, तीसरे कंपैरेटर को C3, चौथे कंपैरेटर को C4, पांचवें कंपैरेटर को C5, छठे कंपैरेटर को C6, 7 वाले कंपैरेटर को C7, 8th को C8 कंपैरेटर बोलेंगे। हर एक कंपैरेटर के आउटपुट की एक वैल्यू देंगे। जैसे कंपैरेटर C1 का आउटपुट X1 होगा, कंपैरेटर C2 का आउटपुट X2 होगा, कंपैरेटर C3 का आउटपुट X3 होगा, कंपैरेटर C4 का आउटपुट X4 होगा, कंपैरेटर C5 का आउटपुट X5 होगा, कंपैरेटर C6 का आउटपुट X6 होगा, कंपैरेटर C7 का आउटपुट X7 होगा और कंपैरेटर C8 का आउटपुट X8 होगा। पहले ये अज्यूम करेंगे। अब ट्रुथ टेबल बनानी कैसे है? ट्रुथ टेबल इस तरह से बनानी है कि हमें X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8 की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग इस एनकोडर के आउटपुट बिट B1, B2, B3 की वैल्यू किस तरह से मिलेंगी उसको समझना होगा। क्लियर हो गई बात? तो इसको समझने के लिए पहले आपको यह समझना होगा कि इनपुट वोल्टेज जो हम दे रहे हैं वो इन कंपैरेटर पे किस तरह से अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और इन कंपैरेटर का आउटपुट क्या होगा उसको अगर आप कैलकुलेट करना सीख गए तो आप
इस x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8 की वैल्यू लिख सकते हो बड़े आराम से, ठीक है, ट्रूथ टेबल में। तो सबसे पहले समझते हैं इस सर्किट में कि ये इनपुट वोल्टेज सिग्नल जा कहां है। देखो, अगर मैं यहां कंपैरेटर का सर्किट बनाऊं तो कंपैरेटर का सर्किट मैंने बताया था कि जो पॉजिटिव इनपुट होगा वो अगर हाई है और जो निगेटिव इनपुट है अगर वो लो है तो इसका आउटपुट होगा 1, ठीक है। और अगर इस कंपैरेटर में अगर पॉजिटिव टर्मिनल लो है और निगेटिव टर्मिनल हाई है, ठीक है, हाई है, तो इसका आउटपुट होगा 0। इस तरह से कंपैरेटर सर्किट काम करता है। तो सिंपल सी बात है, ट्रूथ टेबल में आपको इनपुट वोल्टेज सिग्नल की रेंज लेनी है, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट ऑफ कंपैरेटर को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर मैं ये अज्यूम कर लूं कि जो मेरा इनपुट वोल्टेज है, यानी केस फर्स्ट क्या लेते हैं, केस फर्स्ट लेते हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि जो मेरा इनपुट वोल्टेज है वो 0 से VR/8 के बीच में लाई करता है, कर सकता है। तो 0 से VR/8 के बीच में अगर वो लाई करता है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू इस कंपैरेटर में किस सिचुएशन में आएगी, इस सिचुएशन में आएगी। क्योंकि देखो, अगर मैं C1 की बात करूं, अगर इसे अज्यूम कर लूं कि ये है C1 हमारा, तो C1 में जो निगेटिव पे वोल्टेज है वो क्या है, 0 है। देखो, C1 का में जो निगेटिव वोल्टेज है वो सीधे ग्राउंड से कनेक्ट है, यानी ये 0 है। इसका मतलब कुछ भी 0 से बड़ी कोई सी भी वैल्यू होगी ये 1 ही रहेगा। क्लियर हो गया? इसका मतलब C1 का जो X1 आउटपुट है उसकी वैल्यू 1 होगी अगर इनपुट वोल्टेज की वैल्यू 0 और VR/8 के बीच में है तो। अच्छा, अब दूसरे को समझते हैं। अच्छा, इसके बाद जितने भी कंपैरेटर है, यानी उसे CI से रिप्रेजेंट कर दूं, यानी I की वैल्यू यहां पे क्या है, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू 8 तक है। यानी बाकी सब कंपैरेटर के लिए होगा क्या कि ऑब्वियस सी बात है, मैंने केस फर्स्ट में बोला कि इनपुट सिग्नल VR/8 से कम ही रहेगा, यानी इनपुट सिग्नल VR/8 से कम रहेगा। इसका मतलब क्या है कि इसके इनपुट पे, यानी C2, C3, C4 के इनपुट पे जो भी वोल्टेज है वो VR/8 से बड़ा ही है ना, यानी VB की वैल्यू जो है वो VR/8 से बड़ी ही है। देखो, यहाँ पे VR/8 है, यहाँ पे 2VR/8 है, यहाँ पे 3VR/8 है, यानी VB की जितनी भी, यानी ऊपर के जितने भी कंपैरेटर हैं उनके निगेटिव टर्मिनल पे जो भी वैल्यू होगी वो VR/8 के इक्वल होगी या उससे बड़ी होगी। अब क्योंकि सिग्नल तो VR/8 से कम है ना, तो इसका मतलब सिग्नल लो होगा और ये हाई होगा। तो यानी बाकी सारे कंपैरेटर के लिए आउटपुट 0 पे होगा। समझ गए? कंपैरेटर का पॉजिटिव अगर हाई होता है, निगेटिव लो होता है तो आउटपुट 1 होगा, और कंपैरेटर का पॉजिटिव अगर लो है और निगेटिव हाई है तो आउटपुट 0 होगा। इसका मतलब इस केस के लिए X2, X3, X4 ये भी 0 होंगे, X5, X6, X7 ये भी 0 होंगे, X8 भी 0 होगा। इस तरह से सारे कंपैरेटर के आउटपुट 0 होंगे। कब? जब इनपुट वोल्टेज की वैल्यू 0 और VR/8 के बीच में हो। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है। बस इमेजिन करो कि देखो, इसका निगेटिव टर्मिनल 0 पे है तो वोल्टेज जैसे 0 से जरा सा भी बड़ा होगा, ठीक है, और VR से छोटा होगा, तो जरा सा भी बड़ा हो तो वो हाई है 0 के कंपेयर में, यानी आउटपुट 1 होगा। लेकिन अब दूसरे केस में क्या हो रहा है, सारे कंपैरेटर के लिए जो निगेटिव पे वोल्टेज है वो VR/8 या इससे बड़ा है, यानी VR/8 या इससे बड़ा है, और वोल्टेज क्या कहां जा रहा है, वो तो VR/8 से छोटा ही रह रहा है ना, यानी वोल्टेज लो है बाकी सारे कंपैरेटर के लिए। अगर वोल्टेज इस रेंज में है, इनपुट वोल्टेज अगर इस रेंज में है, यानी बाकी सारे कंपैरेटर का आउटपुट 0 पे होगा। ये केस समझ गए? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। केस सेकंड, सारे केस नहीं समझाऊंगा, बस 3 केस समझा देता हूं। केस सेकंड में अब अज्यूम कर रहा हूं कि जो वोल्टेज है वो VR/8 से 2VR/8 के बीच में है, 2VR/8 के बीच में। अब इस केस में समझो, ठीक है, ऊपर की चीजें मिटा दो।
अब मैं दूसरे कंपैरेटर की बात करता हूं, C2 की बात करता हूं। तो यहां पे मैं आप C2 बना देता हूं। C2 का निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये ठीक है। निगेटिव टर्मिनल मैंने बता दिया C2 का क्या है, VR/8 है, तो ये VR/8 पे सेट कर देते हैं, VR/8 पे सेट कर दिया इसको, निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव टर्मिनल पे ऑब्वियस बात है इनपुट वोल्टेज सिग्नल अप्लाई हो रहा है, यानी इस रेंज का वोल्टेज सिग्नल अप्लाई हो रहा है, यानी जो भी वोल्टेज होगा वो VR/8 से बड़ा होगा। यानी VA की वैल्यू क्या है, यानी ये तो VB है, यानी VA की वैल्यू क्या होगी, VR/8 से बड़ी होगी। यानी सिंपल सी बात है, इनपुट पे जो भी वैल्यू होगी VR/8 से बड़ी होगी, और इसकी वैल्यू क्या है, VR/8 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हाई है और ये लो है। और मैंने बोला था जब भी पॉजिटिव टर्मिनल हाई पे होता है आउटपुट 1 होगा। अच्छा, बाकी सारे कंपैरेटर के लिए क्या होगा, यानी अगर मैं और कंपैरेटर की बात करूं, यानी CI की बात करूं, यानी I की वैल्यू अब यहाँ 3, 4, 5 अप टू 8 है, तो इसके लिए क्या होगा, यानी C3 की बात कर लेते हैं। तो C3 के कंपैरेटर का जो निगेटिव इनपुट है वो 2R/8 पे है। मैंने कुछ गलत तो नहीं बता दिया, ठीक। हाँ, इसके इनपुट पे VR/8 था, ठीक है। अच्छा, C3 के इनपुट पे, निगेटिव इनपुट पे है 2VR/8। C3 के निगेटिव इनपुट पे 2VR/8 है, और मैंने बोला जो सिग्नल है वो 2VR/8 से कम होगा, यानी VA की वैल्यू इस केस में लेस देन है 2VR/8। यानी सारे कंपैरेटर के लिए यही हिसाब किताब होगा, अगर ऊपर के सारे कंपैरेटर, यानी अब यहां पे क्या है, लो है, और ये क्या है, हाई है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल पे VA की जो वैल्यू होगी वो 2R/8 से कम ही होगी, बिकॉज अब हम अज्यूम कर रहे हैं इनपुट वोल्टेज सिग्नल इस रेंज में है। क्लियर हो गई बात। तो इस रेंज में है, कहने का मतलब है VR/8 से बड़ा है और 2VR/8 से छोटा है। तो मैंने देखो यहां पे दिखाया है VR/8 से बड़ा है, और यहां पे दिखाया है 2VR/8 से छोटा है। तो छोटा है इसका मतलब लो, और क्योंकि इसके निगेटिव इनपुट पे 2VR/8 है, इसका मतलब लो और हाई के कॉम्बिनेशन में इसका आउटपुट 0 होगा। यानी C3, C4, C5 सबके लिए आउटपुट 0 होगा। यानी C2 का आउटपुट क्या होगा, X2 होगा 1, और X3 इक्वल टू X4 इक्वल टू X5 0 होंगे। इसी तरह से X6 इक्वल टू X7 इक्वल टू X8 भी 0 होंगे। अच्छा, ये डिस्कस कर लेते हैं X1 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। X1 को यहां बना लेते हैं। अच्छा, X1 पे हम देख रहे हैं निगेटिव पे क्या है, 0 वोल्ट है, और पॉजिटिव पे ऑब्वियस सी बात है इस रेंज, यानी पॉजिटिव पे वोल्टेज ऑलवेज हाई होगा। ये C1 की बात कर लेते हैं। अरे, C1 के निगेटिव पे 0 वोल्ट है, दिख रहा है। पॉजिटिव पे अगर वोल्टेज इस रेंज में है, यानी पॉजिटिव है, यानी हाई है, और ये क्या है, लो है, यानी इसका आउटपुट क्या होगा, X1 की वैल्यू 1। यानी X2 और X1 दोनों 1 के इक्वल होंगे, और बाकी X3, X4, X5, X6, X7, X8 ये सब 0 पे होंगे। क्लियर हो गई बात। एक और समझ लेते हैं, ठीक है, मिटा दूं। अब अज्यूम कर लेते हैं कि केस थर्ड में जो हमारा इनपुट वोल्टेज सिग्नल है वो 2VR/8 से बड़ा है और 3VR/8 से छोटा है, यानी अब इससे बड़ा सिग्नल ले रहे हैं। तो अब मुझे किसकी बात करनी होगी, कंपैरेटर थर्ड की बात करनी होगी। तो कंपैरेटर थर्ड यानी C3 यहां बना लेते हैं, इसका निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, ये आउटपुट। अच्छा, C3 के निगेटिव इनपुट पे कितना वोल्टेज है, 2VR/8 है। अच्छा, इनपुट वोल्टेज सिग्नल पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, देखो यहां पे बना लो। हाँ, इनपुट वोल्टेज सिग्नल पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, वही तो इनपुट वोल्टेज सिग्नल है। तो इनपुट वोल्टेज सिग्नल हर एक केस में 2VR/8 से बड़ा है। यानी अगर मैं इसे VB बोल रहा हूं, इसे VA बोल रहा हूं, तो हम देख रहे हैं कि 2VR/8 से बड़ा ही है VA।
इनपुट सिग्नल। क्लियर हो गई बात? यानी इनपुट सिग्नल ही तो वी इन की वैल्यू ही तो लगी है यहां पे, ठीक है। वी इन यानी अब सिंपल सी बात है, इनपुट वोल्टेज सिग्नल 2VR/8 से बड़ा ही है, इसका मतलब ये हाई रहेगा और ये लो रहेगा। जब भी पॉजिटिव हाई रहता है और निगेटिव लो रहता है, इसका मतलब आउटपुट 1 होगा, यानी x3 की वैल्यू होगी 1। तो यहां पे x3 की वैल्यू हो गई 1। अच्छा, अब बाकी सारे कंपैरेटर जो इससे ऊपर है यानी सी आई, यहां आई की वैल्यू क्या हो सकती है 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो उसके लिए निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये। अच्छा, अब देखते हैं निगेटिव टर्मिनल, यानी C4 से C3 से ऊपर C4 पे वोल्टेज कितना है 3VR/8 है, यानी निगेटिव टर्मिनल पे 3VR/8 वोल्टेज लगा है। और पॉजिटिव टर्मिनल पे लगा है इनपुट वोल्टेज, और इनपुट वोल्टेज की रेंज क्या है, इनपुट वोल्टेज 3VR/8 से छोटा ही हो सकता है, यानी 3VR/8 से छोटा ही होगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया लो, और ये क्या हो गया हाई। यहां से देख लो, है ना, इससे छोटा है, यानी इस वाले सिग्नल से छोटा है, इसका मतलब ये लो ये हाई। उस केस में इसका जो आउटपुट होगा यानी xi, इसका जो आउटपुट होगा वो 0 होगा। यानी जितने भी कंपैरेटर C3 से ऊपर आ रहे हैं, यानी उनका आउटपुट यानी x4, x5, x6, इन सबका आउटपुट 0, x7, x8, इन सबका आउटपुट 0। अच्छा, क्या कहानी होगी इसके नीचे वाले कंपैरेटर के लिए, किसी एक को डिस्कस कर लेते हैं, बाकी सबका रिजल्ट आ जाएगा। यानी C2 को डिस्कस कर लेते हैं। C2 का निगेटिव टर्मिनल, C2 का पॉजिटिव टर्मिनल, C2 के निगेटिव टर्मिनल पे वोल्टेज कितना है VR/8 है, VR/8 है। अच्छा, पॉजिटिव टर्मिनल पे वोल्टेज हम कौन सा लगा रहे हैं 2VR/8 से बड़ा वोल्टेज लगा रहे हैं, यानी जो इनपुट वोल्टेज है वो इससे बड़ा है ना। यानी सिंपल सी बात है, यहां पे VR/8 है और ये तो इनपुट वोल्टेज 2VR/8 से बड़ा है, इसका मतलब ये हाई है और ये लो है। क्लियर हो गई बात? ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब इसका जो आउटपुट होगा वो 1 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब C2 के करस्पॉन्डिंग x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी 1 x2 के इक्वल भी है, यानी x2 की वैल्यू 1 के इक्वल भी है। अच्छा, C1 कंपैरेटर के लिए इनपुट पे वैल्यू है 0, ठीक है। निगेटिव इनपुट पे वैल्यू क्या है 0, और पॉजिटिव इनपुट पे जो वैल्यू है वो कितनी अप्लाई कर रहे हैं हम 2VR/8 से बड़ी अप्लाई कर रहे हैं, यानी अगेन लो और हाई सेम सिचुएशन, यानी इसका जो आउटपुट होगा x1 वो भी 1 होगा, ठीक है। तो रूल क्या कहता है वो समझ लें। रूल सिंपली ये कहता है, ध्यान से समझो, कि जब भी इनपुट वोल्टेज की वैल्यू, ठीक है, जब भी इनपुट वोल्टेज की वैल्यू 0 VR/8 के इक्वल रहती है तो ये 1 होगा, C1 का आउटपुट 1 होगा। और जब भी इनपुट वोल्टेज की वैल्यू VR/8 से 2VR/8 के बीच में रहती है तो इनके दोनों इनपुट यानी नीचे के दोनों कंपैरेटर का जो आउटपुट होगा वो 1 के इक्वल होगा। क्लियर हो गई बात? देखो सिंपल सी बात है, जब भी पहले रीजन में, जब भी पहले सेक्शन में इनपुट वोल्टेज पड़ेगा तो कंपैरेटर C1 का आउटपुट 1 होगा। जब भी दूसरे सेक्शन में इनपुट वोल्टेज लाई करेगा तो नीचे के दोनों कंपैरेटर का आउटपुट 1 होगा और बाकी सब 0। और जब भी इनपुट 2VR/8 और 3VR/8 के बीच में लाई करेगा, यानी तीसरे सेक्शन में जब भी लाई करेगा तो नीचे के तीनों कंपैरेटर का आउटपुट 1 होगा और ऊपर के सारे कंपैरेटर का आउटपुट 0 होगा। इस थियरी पे ये 3 बिट का एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर काम करता है। तो हमें ट्रूथ टेबल जब बनानी होगी तो ऑब्वियस सी बात है, आप सेक्शन दिखाओगे और सेक्शन के करस्पॉन्डिंग
x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 की क्या वैल्यू मिलेंगी उनको आप मेंशन करोगे। तो अब इसकी ट्रूथ टेबल भी बना लेते हैं, तो इसको आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो। तो आप 3 बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का सर्किट डायग्राम बनाने के बाद जस्ट आप लिखोगे द वर्किंग ऑफ दिस 3 बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कैन बी अंडरस्टैंड बाय यूजिंग फॉलोइंग ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल किस तरह से बनानी है, पहले लिखना है सेक्शन, फिर दूसरा कॉलम बनाना है उसमें लिखना है इनपुट वोल्टेज रेंज, फिर तीसरा कॉलम बनाना है उसमें लिखना है आउटपुट ऑफ कंपैरेटर्स, या आप इसको लिख सकते हो इनपुट ऑफ एनकोडर्स। तो वो क्या थे x8 x7 x6 x5 x4 x3 x2 x1। फिर ऐसे आप लिखोगे आउटपुट ऑफ एनकोडर। तो आउटपुट ऑफ एनकोडर B1 B2 B3, तो आप B1 को LSB अज्यूम कर सकते हो और B3 को MSB यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अज्यूम कर सकते हो। तो सेक्शन 1 में आप क्या लिखोगे, सेक्शन 1 में 1 लिखोगे और इसमें वोल्टेज रेंज दोगे 0, इनपुट वोल्टेज 0 और VR/8 के बीच में जब रहेगा, तो मैंने बताया था अभी कैलकुलेशन की थी, x1 की वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज सबकी वैल्यू 0 होगी, इस तरह से, ठीक है। फिर सेक्शन 2 में, ठीक है, आउटपुट अभी देखेंगे इनकोडर का किस तरह से बनाना है, ठीक है। फिर सेक्शन 2 में क्या हो जाएगा, जब इनपुट वोल्टेज की वैल्यू VR/8 से 2VR/8 के बीच में रहती है, तो मैंने बताया था कि एनकोडर C2 और C1 का आउटपुट 1 होगा और सबका 0 होगा, तो यानी सबको 0 कर दो और जो नीचे के दो थे उनका आउटपुट 1 कर दो, इस तरह से। तो नीचे के दो जो कंपैरेटर है उनके आउटपुट क्या थे, x1 x2 थे, ठीक है। तो इस तरह से सेक्शन 2 में क्या एनकोडर के, सेक्शन 2 में कंपैरेटर के आउटपुट क्या होंगे वो देख लो, ठीक है। ऐसी सेक्शन 3 में क्या होगा, इनपुट वोल्टेज सिग्नल 2VR/8 और 3VR/8 के बीच में होगा। तो उस केस में कंपैरेटर के जो आउटपुट होंगे, कंपैरेटर थर्ड तक आउटपुट क्या होंगे, 1 होंगे और बाकी सबके 0 होंगे, इस तरह से, ठीक है। सेक्शन 3 में हम देख चुके हैं कंपैरेटर के आउटपुट। अब सेक्शन 4 में 3VR/8 और 4VR/8 के बीच में इनपुट रहता है। तो उस केस में ऑब्वियस सी बात है कंपैरेटर 4 तक आउटपुट 1 आएगा और बाकी सबका आउटपुट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। फिर 5 का 4VR/8 इनपुट वोल्टेज 5VR/8, यानी इनपुट वोल्टेज जब 4VR/8 और 5VR/8 के बीच में होता है, तो आपको बता दूं कि कंपैरेटर 5 तक आउटपुट 1 मिलेगा, ठीक है। फिर 6 में इनपुट वोल्टेज 5VR/8 से बड़ा होगा और 6VR/8 से छोटा। तो ऑब्वियस सी बात है कंपैरेटर 6 तक आउटपुट 1 मिलेगा, ठीक है। अगर मैं कोई मिस्टेक कर दूं तो कुछ सही कर लेना, मैं फाइनल रिजल्ट करेक्ट लाऊंगा, ठीक है। सेक्शन 7 में क्या हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज 6VR/8 से 7VR/8 के बीच में होगा, तो कंपैरेटर 7 तक आउटपुट 1 मिलेगा, ठीक है। लास्ट सेक्शन में वोल्टेज सिग्नल की रेंज क्या होगी, 7VR/8 से 8VR/8, यानी VR ऑब्वियस सी बात है, इसे VR भी सिंपली लिख सकते हो। तो इसमें कंपैरेटर, सारे कंपैरेटर का जो आउटपुट होगा वो 1 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैंने बोला कि इन 8 सेक्शन के लिए एनकोडर का जो आउटपुट होगा वो यूनिक होना चाहिए। तो यूनिक बनाने के लिए आपको 3 बिट के एक कॉम्बिनेशन तो पता ही है, कैसे 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0
1 1 1, इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हो। तो इस ट्रुथ टेबल की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि कंपैरेटर के आउटपुट सिग्नल अगर ये होंगे तो एनकोडर का आउटपुट सिग्नल इस तरह से हमें मिलना चाहिए, इस तरह का हमें एनकोडर लेना पड़ेगा 3 बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर डिजाइन करने के लिए। ठीक है, तो ये ट्रुथ टेबल पॉज करके नोट कर लो। अब हमें इस वीडियो में 2 बिट का एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बनाना है। 3 बिट का बनाना सीख गए, अब उसको देख के हम 2 बिट का एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर भी बना सकते हैं। तो आप हेडिंग डालोगे 2 बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अच्छा, इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें कितने कंपैरेटर चाहिए और कितने और कैसा एनकोडर चाहिए। देखो मैं बता दूं आपको कि डिजिटल सिग्नल 2 बिट का है, इसका मतलब मुझे 2n, ठीक है, यानी यहां पे क्या पता है कि n की वैल्यू 2 है, यानी 2n मुझे सेक्शंस चाहिए इनपुट वोल्टेज सिग्नल के। अब मैंने बोला कि 2 बिट डिजिटल सिग्नल बनाना है, यानी 2 यानी 4 सेक्शंस चाहिए इनपुट वोल्टेज सिग्नल। अच्छा, 4 सेक्शंस चाहिए इनपुट सिग्नल के लिए, तो वो 4 सेक्शन बनाएगा कौन? 4 कंपैरेटर सर्किट बनाएंगे, कंपैरेटर सर्किट बनाएंगे, और 4 कंपैरेटर सर्किट्स के जो आउटपुट होंगे वो किस एनकोडर में जाएंगे? 4x2 एनकोडर में जाएंगे। कैसे पता? मैंने बताया कि मुझे क्या करना है, 2 बिट का डिजिटल सिग्नल चाहिए, यानी मुझे सिंपल सी बात है, एनकोडर क्या होता है? 2n क्रॉस n एनकोडर का फॉर्मूला होता है। यानी ये क्या है? आउटपुट, और ये क्या है? इनपुट। तो अगर मैंने कहा एनकोडर से मुझे 2 बिट का डिजिटल सिग्नल चाहिए, तो n की वैल्यू क्या हो गई? 2। तो इस फॉर्मूले में अप्लाई करो तो 2 इंटू 2, तो यानी क्या हो जाएगा? 4x2 का मुझे एनकोडर चाहिए। सब फॉर्मूले की हेल्प से बताया मैंने। तो इसका मतलब अगर मुझे 2 बिट का एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बनाना है तो पहले मुझे 4 कंपैरेटर चाहिए, और 4 कंपैरेटर को कनेक्ट करना है मुझे 4x2 एनकोडर से। तो ये इंफॉर्मेशन काम की है तो पॉज करके नोट कर लो, अदरवाइज मिटा रहा हूं मैं इसको। तो सिंपल सी बात है, 2 बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बनाने के लिए मुझे 4 कंपैरेटर चाहिए और 4x2 का एक एनकोडर चाहिए। ठीक है, कंपैरेटर बनाने के लिए मैंने बताया था क्या करना पड़ेगा। यहां पे बनाते हैं, एक रेजिस्टेंस बनाना है, रेजिस्टेंस का दूसरा साइड हमें कंपैरेटर के निगेटिव टर्मिनल पे डालना है। अगेन एक और रेजिस्टेंस बनाना है, रेजिस्टेंस के नीचे वाला हिस्सा कंपैरेटर के निगेटिव टर्मिनल पे डालना है। अगेन एक और रेजिस्टेंस बनाना है, उसका निगेटिव, उसका जो दूसरा टर्मिनल है उसे निगेटिव टर्मिनल पे डालना है कंपैरेटर के। एक और रेजिस्टेंस बनाना है और उसका दूसरा टर्मिनल कंपैरेटर के निगेटिव टर्मिनल पे डालना है। ठीक है, इसके बाद इसे ग्राउंड से कनेक्ट कर देना है और कैलकुलेशन इजी हो जाए, यानी सारे रेजिस्टेंस को मुझे R वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अब यहां पे मुझे एक रेफरेंस वोल्टेज लगा देना है VR। ठीक है, इनका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, हर एक कंपैरेटर का पॉजिटिव टर्मिनल है, उसे इनपुट सिग्नल से कनेक्ट कर देना है। तो इनपुट सिग्नल मैंने यहां अप्लाई कर दिया। ठीक है, इस तरह से ये आपका सर्किट बन गया कंपैरेटर का। अब मैंने बताया यहां पे एक एनकोडर चाहिए मुझे। एनकोडर कैसा होना चाहिए? 4x2 एनकोडर। ठीक है, तो इसके 4 इनपुट होने चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड देन 4, 1 2 3 एंड 4। तो इसके 2 आउटपुट होंगे 4x2 के अकॉर्डिंग, 4 इनपुट और 2 आउटपुट। ये सर्किट हमने डिजाइन कर दिया। ठीक है, अब इन कंपैरेटर का आप नाम दे सकते हो C1, C2, C3, C4, और इनके जो आउटपुट होंगे वो X1,
x2, x3, x4, इसके जो आउटपुट होंगे उन्हें आप B1, B2 बोल सकते हो। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, आप वोल्टेज भी बताना होगा, तो मैंने बताया था यहीं पे ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। ठीक है, छोड़ो, वोल्टेज को कैसे डिवाइड करना है, 0 टू VR/4, फिर VR/4 टू 2VR/8, 4, और फिर VR/4 टू क्या हो जाएगा 3VR/4, 3VR/4 टू 4VR/4, 4VR/4, ऐसे। अब सिंपल सी बात है, अगेन आप अगर वोल्टेज मेजर करोगे वोल्टेज डिवाइडर रूल के अकॉर्डिंग, तो यहां पे तो वोल्टेज 0 हो जाएगा, यानी V1 की वैल्यू 0, V2 की वैल्यू, अगर ये V2 है तो V2 की वैल्यू हो जाएगी VR/4, अगर ये V3 है तो V3 की वैल्यू हो जाएगी V2VR/4, अगर ये V4 है तो V4 की वैल्यू हो जाएगी 3VR/4। क्लियर हो गई बात? तो ये रेंज हो गई कि 0 से VR/4 के बीच में, VR/4 से 2VR/4 के बीच में, 2VR/4 से 3VR/4 के बीच में, और 3VR/4 से वोल्टेज VR के बीच में, है ना, वोल्टेज VR के बीच में। ठीक है, आप वोल्टेज डिवाइडर रूल से इन नोड्स पे वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हो। अब ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। अब इसकी तो ट्रुथ टेबल हम यहां अटका सकते हैं, बिठा दो इसको। ठीक है, ये हो गया सर्किट डायग्राम। ठीक है, 2 बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का। तो अगेन अब मैं सेक्शन नहीं लिख रहा हूं, सीधे लिख रहा हूं वोल्टेज रेंज ऑफ इनपुट सिग्नल। ठीक है, फिर यहां पे लिख देते हैं आउटपुट ऑफ कंपैरेटर, या और करके आप लिख सकते हो इनपुट्स ऑफ एनकोडर। ठीक है, और यहां लिख देते हैं आउटपुट्स ऑफ एनकोडर। ठीक है, अच्छा, इनपुट क्या है, इनपुट ऑफ एनकोडर क्या है, X3, X2, X1, सॉरी X4, X3, X2 एंड X1, और आउटपुट क्या है B2, B1। अब ऑब्वियस सी बात है, B2 को मैंने इस साइड लिखा है, इसका मतलब ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, और B1 को अगर मैंने राइट साइड लिखा है तो इसका मतलब ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, यानी LSB है। अच्छा, इनपुट वोल्टेज अगर 0 से VR/4 के बीच में है तो ऑब्वियस सी बात है ये कंपैरेटर ये हाई पे होगा, यानी 0 0 0 1, यानी यही हाई पे होगा। कैसे, देख लो, जब इनपुट वोल्टेज यानी कंपैरेटर C1 को यहां पे बना देते हैं, C1 ये निगेटिव है, निगेटिव 0 वोल्ट पे है, और जो पॉजिटिव है उसकी वैल्यू देखो 0 से बड़ी होगी, यानी जो इनपुट वोल्टेज है वो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये हाई ये लो, तो आउटपुट क्या होगा 1। तो इस तरह से बनाया। ठीक है, अब किसी दूसरे कंपैरेटर की बात कर लेते हैं, CI की बात कर लेते हैं, किसी भी कंपैरेटर की। तो किसी भी कंपैरेटर का जो वोल्टेज है वो देखो VR/4 से बड़ा ही है, यानी इसका जो इनपुट है, निगेटिव इनपुट है, वो VB जो है वो इक्वल या ग्रेटर इक्वल टू VR/4 है, और जो इनपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज क्या है, VR/4 से कम है, यानी VA की वैल्यू क्या है, VR/4 से कम है। देखो इनपुट वोल्टेज क्या है, VR/4 से कम है, तो ऑब्वियस सी बात है ये लो है, और ये क्योंकि VR/4 के इक्वल है या इससे बड़ा है, यानी ये हाई पे है। ये VR/4 से कम है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल VR/4 से कम है, और जो निगेटिव टर्मिनल है वो VR/4 से इक्वल है या बड़ा है, क्योंकि देखो यहाँ पे इक्वल हो जा रहा है, C2 के लिए इक्वल हो जा रहा है, और बाकी सबके लिए VR/4 से बड़ा हो जा रहा है, इसका मतलब ये 0 होगा। और I की वैल्यू क्या है 2 3 4, तो इस तरह से ऐसे बना सकते हो। ठीक है, अब अगर इनपुट वोल्टेज VR/4 और 2VR/4 के बीच में हो तो ऑब्वियस सी बात है ये सेक्शन 2 में चल रहा है, इसका मतलब दो कंपैरेटर, जो नीचे के दो कंपैरेटर होंगे वो 1 1 पे होंगे और बाकी सब 0 पे होंगे।
ठीक है, एक बार रिजल्ट को चेक कर लेते हैं। समझो, मैंने क्या बोला, C2 कंपैरेटर हाई पे होगा, C2 बना लेते हैं। C2 का इनपुट जो है वो VR/4 पे सेट है, ठीक है, और जो निगेटिव इनपुट है वो VR/4 पे सेट है, और जो पॉजिटिव इनपुट है वो VR/4 से बड़ा है। देखो, जो इसका इनपुट वोल्टेज है वो VR/4 से बड़ा है। क्लियर हो गई बात? इसका मतलब ये हाई पे है और ये लो पे है, तो इसका मतलब ये आउटपुट होगा 1, तो मैंने 1 कर रखा है। और मैंने बोला इससे ऊपर के सारे 0 हो जाएंगे, इससे नीचे के सारे 1 हो जाएंगे। आप कैलकुलेशन करके खुद देख लेना, ठीक है। अब थर्ड सेक्शन में क्या हो जाएगा, 2VR/4 और 3VR/4 के बीच में इनपुट वोल्टेज सिग्नल होगा, तो इसके लिए कंपैरेटर के आउटपुट 0 1 1 1 होंगे। और फिर अगला सेक्शन होगा 3VR/4 और 4VR/4 के बीच में इनपुट वोल्टेज सिग्नल होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, कंपैरेटर 4 भी 1 आ जाएगा, यानी सारे कंपैरेटर का आउटपुट होगा 1। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से आप इस 2 बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के लिए ट्रुथ टेबल बना सकते हो। तो एनकोडर का जो आउटपुट होगा, ऑब्वियस सी बात है 4 यूनिक आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट का कॉम्बिनेशन आप इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, इसके लिए लाइनें आप उसी तरह से लिख लेना नोट्स में, जिस तरह से 3 बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के लिए मैंने लाइनें लिखवाई थी। तो इस वीडियो में इतना ही। ओके बाय।